तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस अ फिस्ट किंग के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो एपिसोड की शुरुआत में जहां पर एक फाइट का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहां पर हमारे फिस्ट किंग के ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर रहे होते हैं और फिलहाल के लिए फिस्ट किंग को ये पता नहीं होता कि ये कौन लोग हैं। और फिस्ट किंग को फिस्ट किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वन पंच मैन की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और एक एक पंच के साथ अपने दुश्मन को निपटा देता है। यहाँ पर फिस्ट किंग का इंट्रो दिया जा रहा था कि फिस्ट किंग का जो टाइटल था यहाँ पर म्यूरम के लोगों ने उसे दिया था क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था और सिर्फ अपनी फिस्ट को ही यूज करता था। इसी वजह से उसे फिस्ट किंग का टाइटल मिल गया। तो उसका असली नाम डैन वूचोंग था, लेकिन उसके असली नाम से उसे बहुत ही कम लोग बुलाते थे। असल में सभी लोग उसे यहाँ पर फिस्ट किंग के नाम से ही पुकारते थे, इसी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस था। तो यहाँ पर अब जिसके साथ उसका सामना होता है वो एक अननोन दुश्मन होता है और उसे इस दुश्मन के बारे में पता नहीं होता कि कौन लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये कमीने लोग कौन है जो कि यहाँ पर अपनी जान की परवाह किए बिना बार बार मेरे पर अटैक किए जा रहे हैं। और साथ ही देखता है कि वहां पर आखिरी 2 लोग बचते हैं, बाकी सभी को उसने मार दिया होता है। वहां पर क्लिफ के ऊपर 2 लोग खड़े होते हैं और दोनों वहां पर एल्डर्स या फिर मास्टर्स लग रहे होते हैं। तो हमारा वुडैंग कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इन दोनों को खत्म करने से ये किस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो दोनों ऊपर खड़े वहां पर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिस्ट किंग ने उनके एक सबऑर्डिनेट को नीचे पीटा था, उसी को किक मारकर ऊपर की तरफ फेंकता और कहता है कि मैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट को तुम्हें वापस करता हूँ, इसे लो यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर ऊपर जो मास्टर खड़ा होता है वहीं पर से अपनी तलवार को उठाता है, जबकि वो लड़का चलाकर उसे कह रहा होता है मास्टर मास्टर प्लीज यहाँ पर मुझे बचा लें। लेकिन वो मास्टर जो होता है वहां पर उसे बचाने के बजाय अपनी तलवार निकालकर उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है और उसे वहीं पर मार डालता है। तो फिस्ट किंग इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि आज ये कमीने लोग कौन है जो कि अपने लोगों की परवाह भी नहीं कर रहे और इसने यहाँ पर अपने बंदे को मार डाला। फिस्ट किंग कहता है कि इस तरह की गंदी फाइट तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लैन के लोग कर सकते हैं। और साथ ही वो देखता है कि उसकी तलवार के साथ वहां पर एक टोकन होता है जिसके ऊपर ब्लड लिखा होता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये ब्लड डिमोनिक कल्ट के लोग हैं, यानी कि ये डीमन कल्ट के लोग हैं। इतने जालिम सिर्फ और सिर्फ वही लोग हो सकते हैं। तो फिस्ट किंग उसे कहता है कि अब तुम दोनों अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे जैसे डिमोनिक फैक्शन के लोगों को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता जो लोग यहाँ पर इस तरह के क्रुएलिटी करते हैं। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होता है उसे कहता है कि फिस्ट किंग मैं इस बात से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ, लेकिन कितनी देर तक तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक सकते हो, मुझे डिमोनिक स्वर्ड कहते हैं। और इसी के साथ ही वो नीचे उतर आता है और साथ ही वो अपनी तलवार निकालने लगता है। लेकिन जब वो अपनी तलवार निकाल रहा था फिस्ट किंग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम्हें यहाँ पर अटैक करना है तो करो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि फिस्ट किंग मरने से पहले भी तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, आज हम लोग यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मार कर ही जाने वाले हैं, देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी तलवार के अटैक के सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। और इसी के साथ ही डिमोनिक स्वॉर्ड अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्लैशेस लगाना स्टार्ट करता है और उसके स्लैशेस बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि वो फिस्ट किंग के लेवल का ही एक मास्टर होता है। और मैं फिस्ट किंग जो होता है उसके अटैक्स को अवॉइड करते हुए अपनी थंडर फिस्ट के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और उसके करीब पहुंच जाता है और वहां पर करीब जाकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जब उसे पंच मारता है तो डिमोनिक स्वॉर्ड जो होता है अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक तो करता है, लेकिन उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो कहता है कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही तेज है। तो मैं फिस्ट किंग उसे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पर 10 स्ट्राइक्स लगाऊंगा, 10 स्ट्राइक्स में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। और पहली स्ट्राइक मैंने यहाँ पर लगा दी है। और इसी के साथ ही वहां पर दूसरा पंच बनाता है और उसे कहता है ये मेरी दूसरी स्ट्राइक है। फिर साथ ही 3, 4, 5 और 6 स्ट्राइक्स लगाता है। तो इसी के साथ ही फिस्ट किंग वहां पर 7वीं और 8वीं और फिर 9वीं स्ट्राइक लगाता है और साथ ही साथ वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ स्ट्राइक लगा रहा हूं, अभी तक तो यहाँ पर इसका किस्सा निमट जाना चाहिए था, यानी कि इसे मर जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई तो है जो मेरे बाजू को कंट्रोल कर रहा है, मेरे अटैक्स को जानबूझकर स्लिप कर रहा है ताकि मैं इसके वाइटल पॉइंट्स को हिट ना कर सकूं। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो वो पीछे दूसरे क्लिफ की तरफ देखता है जहां पर उसका साथी जो होता है वो खड़ा होता है और वो एक स्पेशल ट्रिक को यूज कर रहा था जिससे उसने एनर्जी के साथ एक धागा बनाया होता है और उस धागे के साथ उसके बाजुओं को उसने पकड़ रखा होता है। यानी जब भी हमारा फिस्ट किंग वहां पर पंच मारने की कोशिश करता था वो उसके पंच को वहां पर थोड़ा सा उसकी जो पोजीशन है उससे थोड़ा सा हटा देता था, जिसकी वजह से वाइटल पॉइंट्स हिट नहीं हो रहे थे। तो फिस्ट किंग कहता है कमीने कहीं के तो वाकई में यहाँ पर बहुत ही गंदी फाइट कर रहे हैं। और जब वो उसकी तरफ देख रहा होता है इतनी देर में वहां पर डिमोनिक स्वॉर्ड जो होता है अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और वहीं पर से उसकी तलवार जो होती है जैसी फिस्ट किंग की बॉडी के आर पार होती है उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो डिमोनिक स्वॉर्ड उसे कहता है कि फिस्ट किंग मुझे लगता है कि तुम्हारी एरा खत्म हो चुकी है, तुमने यहाँ पर इस म्यूरियम में काफी ज्यादा राज कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब चुपचाप यहाँ पर मर जाओ। लेकिन फिस्ट किंग जो होता है वहां पर अपने पंच के अंदर पावर को रिलीज करता है और उसे कहता है कभी यहाँ पर मेरा 10वां पंच बाकी था और वहीं पर से एक जबरदस्त पंच मारता है और इस पंच के साथ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। डिमोनिक स्वॉर्ड जो होता है वहां पर उसके पंच के साथ जबरदस्त तरीके से हिट होता है और वहां पर उसके पंच के नीचे से हिट होने के बाद लेकिन वो अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ अपने आप को बचा लेता है। उसके गाल के ऊपर बस एक छोटा सा काटी लगता है और इसी के साथ फिस्ट किंग जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वो कहता है कमीना कहीं का, बड़ी मुश्किल के साथ में जहां पर इसके आखिरी अटैक को अवॉइड कर पाया। जरा देखो तो इसके आखिरी अटैक का इंपैक्ट कितना ज्यादा बड़ा था, अगर मैं इसके साथ पूरी तरह से हिट होता तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं बच सकता था। तो दूसरा नीचे उतरता है और उसे कहता है कि हाँ ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तो डिमोनिक स्वॉर्ड उसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मेरी मदद की होती
होती तो फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर मरते मरते बचा हूँ। फिर साथ ही डिमोनिक स्वॉर्ड जो होता है वहाँ पर फिश किंग को चेक कर रहा था कि क्या ये वाकई में मर गया या फिर अभी तक जिंदा है। तो उसे कहता है कि तुम तो बस यहाँ पर मर गए, तुम तो बहुत ज्यादा आसान टारगेट थे। लेकिन फिश किंग इसी के साथ ही वहीं पर से अपना हाथ ऊपर उठाता है और उसके मुंह पर एक पंच दे मारता है और उसे कहता है कि जाते जाते मैं कम से कम यहाँ पर तुम्हें एक आखिरी पंच तो मार कर जाऊं। लेकिन उस पंच के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो डिमोनिक स्वॉर्ड को जान से मार सके और डिमोनिक स्वॉर्ड का साथी उसका मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि लो जाते जाते उसने तुम्हें एक और पंच मार दिया, जो तुम्हारे लिए इंसल्ट की बात है। जबकि फिश किंग वहां पर सोच रहा था कि मेरी स्ट्रेंथ खत्म होती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी आंखें बंद हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मरने वाला हूँ। क्या वाकई में फिश किंग का एरा यहाँ पर खत्म होने वाला है? क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? क्या ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो इसी के साथ फिश किंग जो था वहां पर एक विश मांगता और कहता है काश मुझे यहाँ पर एक मौका मिलता है इसे एक और पंच मारने का, और इस बार मैं जब यहाँ पर इसे पंच मारता तो वन पंच मैन की तरह मैं यहाँ पर इसे एक ही पंच के साथ मार डालता। लेकिन मैं यहाँ पर अब मरने वाला, अब क्या किया जा सकता है, मुझे यहाँ पर एक और मौका नहीं मिल सकता। और इसी के साथ ही कहा जाता है कि डैन वूसुंग जो था उस वक्त डिमोनिक स्वॉर्ड के हाथ से मारा गया। तो डिमोनिक कल्ट के लोगों ने फाइनली यहाँ पर फिश किंग को मार डाला और काफी साल गुजरने के बाद यहाँ पर हम एक मर्चेंट गिल्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जबरदस्त बिजली चमकती है और उस बिजली चमकने के साथ ही वहां पर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं। तो हम एक लड़की जो होती है, जो नौकरानी होती है, भागती हुई अंदर जाती है और जाकर कहती है कि यंग मास्टर, फर्स्ट यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? तो इसी के साथ ही हमारा डैन वूसोंग जो होता है उस लड़के की बॉडी के अंदर दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाता है। हालांकि उससे काफी साल बाद वो वहां पर रीइंकार्नेट हुआ है। तो उठने के बाद वो कहता है कि ये क्या, बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इस जगह के ऊपर क्या कर रहा हूँ, ये बिस्तर किसका है और ये लड़की कौन है जो मेरे सामने खड़ी है और मेरी बॉडी के ऊपर चोट थी, यानी कि मेरी बॉडी के आर पार तलवार हुई थी, फिर मैं ठीक कैसे हो गया? फिर इसी के साथ ही वो नर्स लड़की जो होती है उसे कहती है कि यंग मास्टर, फर्स्ट यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? आपको क्या हो गया है? क्या आपकी तबीयत ठीक है? तो फर्स्ट यंग मास्टर का नाम सुनने के बाद वो कहता है कि ये लड़की मुझे यहाँ पर बार बार फर्स्ट यंग मास्टर क्यों कह रही है? तो नौकरानी उसे कहती है कि फर्स्ट यंग मास्टर, क्या आपको यहाँ पर थोड़ा सा पानी चाहिए? तो वो उसे कहता है कि हाँ हाँ दे दो, मुझे पानी चाहिए। और इसी के साथ ही वो उसके लिए पानी लाने के लिए जाती है। तो जैसे ही वो पानी पी रहा था, साइड के ऊपर पड़े हुए साइड मिरर के अंदर वो अपना चेहरा देखता है। तो जैसे वो अपना चेहरा देखता है वहीं पर पानी की उल्टी कर देता है और कहता है ये क्या बकवास हो रही है, ये क्या है, ये तो मेरी शक्ल ही नहीं है, ये कौन है, मैं किसकी बॉडी के अंदर आ गया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जबकि नौकरानी जो होती है वो कहती है कि ये क्या, इनको क्या हो गया है, लगता है इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। और हमारा हीरो जो होता है वहां पर अपने मुंह के ऊपर से मास्क को खींचने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसा लगता है शायद डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने उसे जख्मी को उठाकर लेकर आया और उसके चेहरे के ऊपर कोई मास्क लगा दिया है। तो थोड़ी देर देखने के बाद वो कहता है नहीं, ये तो कोई मास्क नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये मेरी रियल स्किन है। तो फिर ये क्या हो सकता है, क्या मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हो गया हूँ? जबकि उसकी नौकरानी वहां से डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है और कहती है मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तो नौकरानी के चले जाने के बाद हमारा वुडेंग वहीं पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो डिमोनिक फैक्शन के लोग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर डिमोनिक फैक्शन के लोगों के पास इस तरह की कोई टेक्निक्स होती तो उन्होंने कब का म्यूरियम के ऊपर कब्जा कर लिया होता। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। और ये बंदा कौन है जिसकी बॉडी के अंदर इस वक्त मैं हूँ, ये लड़का जिसका चेहरा मेरे पास है, ये लड़का कौन हो सकता है और ऊपर से ये इतना ज्यादा कमजोर क्यों है? लगता है कि मुझे इस रूम के अंदर चेक करना होगा, शायद मुझे यहाँ पर से कुछ मिल जाए। और इसी के साथ उठ कर खड़ा होता है। जैसे उठ कर खड़ा होता है वो दीवार को पकड़ पकड़ कर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है, क्योंकि इस लड़के की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, इसी वजह से वो ठीक तरह से चल नहीं पा रहा होता। तो हमारा हीरो वूसंग कहता है कि ये क्या, मैं तो ऐसे चल रहा हूँ जैसे कि एक नन्हा बेबी अभी भी यहाँ पर पैदा हुआ हो, इस कमजोर बॉडी के साथ तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा। इसका मतलब यह है कि ये बॉडी तो पूरी तरह से कचरा है। फिर साथ ही वो चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाता है, वहां पर उसके सामने एक बुक पड़ी होती है, तो एक मैनुअल होता है जो कि मर्चेंट ग्रुप का मैनुअल होता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। तुम्हारा वूसंग जो होता है वहां पर से अब डिटेल्स को निकालेगा और अपने बारे में जानने की कोशिश करेगा। फिर साथ ही यहाँ पर फैमिली के मसले के हल करते करते साथ ही अपने डिमोनिक फैक्शन के लोगों से बदला लेने की कोशिश करेगा और यही इसकी सारी स्टोरी होने वाली है। और कैसे वो डिमोनिक फैक्शन के लोगों को ढूंढेगा और उनसे बदला लेगा और दोबारा कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये हम लोग इस सब सीरीज में देखेंगे। तो सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस अ फिश किंग के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फिश किंग जो होता है वो जैसे वहां पर जाकर टेबल के सामने बैठता है तो उसके सामने एक मैनुअल पड़ा होता है। तो उस मैनुअल के ऊपर लिखा होता है जुनहा मर्चेंट ग्रुप। तो वो एक मैनुअल होता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होंगी। तो फिश किंग कहता है कि मुझे यहाँ पर इस सारी डिटेल्स के बारे में पहले से पता है, क्योंकि मेरे वक्त में भी यहाँ पर एक इस तरह का मर्चेंट गिल्ड हुआ करता था जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था और उनके पास काफी सारा पैसा भी था, यानी कि वो यहाँ पर इस जुहा माउंटेन के ऊपर काफी ज्यादा फेमस थे। तो फिश किंग कहता है कि हालांकि मेरी लाइफ में यहाँ पर मेरा मर्चेंट ग्रुप के साथ कोई भी ऐसा ताल्लुक वास्ता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैंने यहाँ पर इन लोगों के बारे में सुन रखा है, तो इसका मतलब यह है कि ये ग्रुप वाकई में काफी ज्यादा फेमस हो सकता है। और साथ ही वहां पर उसके ऊपर लिखा होता है फर्स्ट जंग मास्टर के बारे में कि यहाँ का इनका जो फर्स्ट जंग मास्टर है उसका नाम क्या है, उसका नाम ली जिन युआ होता है। तो इसी के साथ ही वो उसका नाम पढ़ने के बाद कहता है कि मुझे पता चला कि इस लड़के का नाम क्या है। इस लड़के का नाम यानी कि मर्चेंट गिल्ड का जो मास्टर है उसका बेटा है, उसका सबसे एल्डेस्ट बेटा है, उसके 3 बेटे हैं और इसका नाम ली जिन योन है।
तो वहां पर उसकी टेबल के ऊपर बहुत सारे लेटर्स पड़े होते हैं जो कि ली जिन योन के लिए होते हैं। तो वो जिन योन के लेटर्स को पढ़ता है, तो वहां पर उसके अंदर जो लेटर्स होते हैं वो कुछ लड़कियों के होते हैं जो कि लड़कियों से अपने पास बुला रही होती है, क्योंकि ये एक 30 किस्म का लड़का था और साथ ही यहाँ पर बहुत ज्यादा अयाश किस्म का भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप चलो आओ यहाँ पर फिर से गेम खेलते हैं, चलो आओ बैट लगाते हैं, इस तरह के कुछ लेटर्स होते हैं। तो ये देखकर वो कहता है कि ये लड़का तो पूरी तरह से बेकार है, इसका मतलब यह है कि इस बेकार लड़के ने अपनी जिंदगी में कोई मार्शल आर्ट सीखी नहीं और मैं यहाँ पर एक लूजर की बॉडी के अंदर आ गया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी सॉसरी मास्क नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पर वाकई में रीइंकार्नेट होकर इस लड़के की बॉडी के अंदर आया हूँ। जब किसी के साथ ही वहां पर बाहर से आवाज आती है, डॉक्टर जो होता है वहां पर पहुंच जाता है और कहता है फर्स्ट यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो? और वो बड़ी तेजी के साथ अंदर भागता हुआ आता है, वहां पर भागते भागते सीधा उसके पास आ जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, साथ ही वहां पर उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि फर्स्ट यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो? मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो गया, जैसे वहां पर मेड ने आकर मुझे बताया कि आपकी तबीयत खराब है और साथ ही आप अजीब हरकतें कर रहे हैं, तो उसी वजह से मैं भागता हुआ यहाँ पर आ गया हूँ। तो फिस्ट किंग जो होता है उसे देखने के बाद काफी हैरान होता है कि अब ये बेवकूफ बंदा कौन है और ऊपर से यहाँ पर मेरा हाथ पकड़कर सीक्रेटली मेरी पल्स को क्यों चेक कर रहा है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि क्या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, मुझे जल्दी से बताएं कि आपको क्या महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ पर चेक करने दें, आपके साथ हुआ क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको क्या हो गया है। तो फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूं, तुम यहाँ पर ज्यादा परेशान मत हो। तो इसी के साथ ही डॉक्टर से कहता है चले मुझे इस बात की खुशी है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं हुआ और साथ ही वो से कहता है कि मैंने आपकी डेली रूटीन का खाना तैयार करवा दिया है, मैंने आपके लिए एक बहुत ही खास किस्म का सूप तैयार करवाया साथ ही चिकन के साथ, ताकि आपको यहाँ पर इससे काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है इस चिकन सूप को चिकन के साथ ही आपको खाना होगा। तो जैसे ही हमारा यूगैंग जो होता है वहां पर उस चिकन सूप को देखता है, तो वो देखने के बाद कहता है कमीना कहीं का, ये यहाँ पर इस तरह का सूप मुझे दे रहा है, यानी कि इस कमजोर लड़के को दे रहा है जिसकी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा वीक है, इसे ड्रैगन चिकन सूप कहा जाता है। इस सूप को पीने के बाद अगर कोई सेहतमंद इंसान है तो उसकी सेहत बेहतर होगी, लेकिन अगर कोई कमजोर इंसान है तो उसके लिए ये पॉइजन की तरह काम करेगा। या तो ये डॉक्टर जानबूझकर इस लड़के के साथ ये सब कुछ कर रहा है, या फिर इस डॉक्टर बेचारे को खुद भी नहीं पता कि यहाँ पर इसे पॉइजन दे रहा है और इसे कमजोर बना रहा है। किस तरह से इस कमीने डॉक्टर ने इस लड़के की पल्स को चेक करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि ये वाकई में कमीना इंसान है, ये तो एक सांप है जो कि मुझे यहाँ पर डसने की कोशिश कर रहा है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि ये क्या हो गया, आप यहाँ पर इस सूप को क्यों नहीं पी रहे, जल्दी से इस सूप को पी ले ताकि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर ठीक हो जाएं। अगर आप इस सूप को जल्दी से जल्दी पी जाएंगे तो बहुत ही जल्दी आप यहाँ पर उन सभी यंग मास्टर्स की तरह हो जाएंगे जो कि ड्रैगन फीनिक्स मार्शल कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये बात सुनने के बाद माँ फिस्ट किंग उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि ड्रैगन फीनिक्स कंपटीशन का इस बार कौन सा साल होने वाला है, यानी कि कौन से साल का ड्रैगन फीनिक्स होगा, उस साल का नाम होगा। तो वो उसे कहता है कि मेरे ख्याल में इस बार यहाँ पर 200 ईयर होने वाले हैं, यानी पूरे 200 साल हो चुके हैं और ये 200वां होने वाला है। ये बात सुनते ही फिस्ट किंग उसे कहता है चलो ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है मुझे फिलहाल के लिए भूख नहीं लगी, सूप को यहाँ पर रख दो, तुम सभी लोग यहाँ पर से जा सकते हो। तो डॉक्टर से कहता है लेकिन मैं यहाँ पर अपनी निगरानी में आपको ये सूप खिलाना पिलाना चाहता हूँ। तो माया फिस्ट किंग उसे कहता है नहीं तुम बजाओ यहाँ से, मैं खुद यहाँ पर ये कर लूंगा और मुझे दोबारा से सोना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे सोना चाहिए, मुझे रेस्ट करनी है। और डॉक्टर को वहां से निकाल देता है और उसके चले जाने के बाद वो सोच रहा होता है। डॉक्टर ने यहाँ पर बताया कि मार्शल फीनिक्स कंपटीशन का 200वां साल है, इसका मतलब यह है कि मुझे मरे हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, अभी यहाँ पर बहुत ही कम वक्त गुजरा है। अगर ऐसी बात है उसका मतलब यह है कि डिमोनिक सेक्टर के वो दोनों कमीने अभी तक जिंदा होंगे और अगर वो वाकई में कहीं पर जिंदा है तो मुझे उन्हें ढूंढ कर निकालना होगा और मुझे अपना बदला तो पूरा करना है, मुझे एक ही फिस्ट के साथ उस कमीने की गर्दन उड़ानी है। साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इस मर्चेंट गिल्ड के अंदर जो हमारे सांप छुपे हुए हैं उन सभी को निकाल कर मारना होगा, इनका फन कुचलना होगा। जैसे कि ये डॉक्टर है जो कि इस लड़के को कमजोर कर रहा है, मुझे ये भी देखना पड़ेगा है जी यहाँ पर ऐसा कर क्यों रहा है। मुझे लगता है कि मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को मार खाने की कुछ ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ ही फिस्ट किंग कहता है लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर अपने आप को रेडी करना होगा, मुझे अपनी फिस्ट को मजबूत करना होगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। फिर तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है कुछ दिन के बाद का दिखाया जाता है कि हमारा जिन योन जो होता है वहां पर अब अपने लिए ढेर सारे खाने मंगाता है और वो सारे खाने खा भी रहा था, क्योंकि आज से पहले डॉक्टर ये उसके लिए वो सूप लेकर आता था, वो सिर्फ सूप ही खाता था और उसे भूख भी नहीं लगती थी। वो सारा कुछ सूप की वजह से हो रहा था और डॉक्टर की मेडिसिन की वजह से हो रहा था। तो मेड्स भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहते हैं कि यंग मास्टर जो है वो आजकल कुछ ज्यादा ही खाना खा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है ना कि उनकी सेहत भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है। तो इसी के साथ ही हमारा फिस्ट किंग जो होता है वो नहाकर बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है वो उनसे कहता है क्या खाना तैयार है, तो नौकरानियां उसे कह रही है जी खाना बिल्कुल तैयार है। तो वो उनसे कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ पर बैठकर खाना खाऊंगा। और साथ ही वो उनसे कहता है कि मेरा खाना आज के बाद इसी तरह सिंपल होने वाला है, तुम सभी लोग खाने को ऐसे ही बनाना। तो वो कहते हैं जी सर, हम लोग आपके लिए सबसे बेस्ट लेकर आएंगे। फिर साथ ही वो कहती है वहां से चली जाती है कि ये लड़का वाकई में यहाँ पर हेल्दी होता जा रहा है। फर्स्ट जग मास्टर तो पहले से हेल्दी और हैंडसम हो गए हैं कि माँ जिन जो होता है वो
जाकर बैठ जाता है, वहां पर बैठकर अपना खाना खाना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है, डॉक्टर फिर से वहां पर आ जाता है। तो नौकरानियां उसे कहती है सर क्या उसे अंदर आने दे। तो हमारा जिनजोन यानी फिश किंग उसे कहता है ठीक है उसे अंदर आने। तो डॉक्टर इसी के साथ ही वहां पर अंदर आ जाता है। तो हमारा जिनजोन कहता है कि देखो तो जरा मैं जहां पर खाना एंजॉय कर रहा हूँ और जो कमीना जहां पर फिर से अपनी नाक ठूंसने के लिए बीच में आ गया है। तो डॉक्टर वहां पर आते ही हंसना शुरू कर देता है और कहता है सर जी आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरह का खाना खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। जबकि हमारा जिनजोन कहता है कमीना कहीं का, इसे क्या लगता है कि जहां पर मेरे सामने जो अपनी डॉक्टरी को साबित कर सकता है, जबकि मुझे इससे ज्यादा पता है कि जहां पर क्या चीज मेरे लिए अच्छी है और क्या नहीं। लेकिन आज मैं जहां पर इस कमीने को सबक सिखा कर रहूंगा। तुम्हारा जिनजोन जो होता है उसे अपने पास ही बिठा लेता है और उसे कहता है कि डॉक्टर आप बताओ। तो डॉक्टर उसे कहता है क्या मतलब, और इसी के साथ ही वो उसकी चापलूसी करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मैं काफी दिन से आपको नोटिस कर रहा हूँ कि आप मेरा सूप भी नहीं पी रहे, आप मेरी मेडिसिन भी नहीं खा रहे, क्या हो गया आप जहाँ पर मेरी मेडिसिन क्यों नहीं खा रहे, आप जहाँ पर पहले से काफी सब बेहतर होते जा रहे हैं, मेरी मेडिसिन के साथ ही तो आप बेहतर हो रहे थे और मेरे सूप के साथ ही तो आपकी सेहत ठीक हो रही थी, फिर आप यहाँ पर उस सारी की सारी एफर्ट को क्यों जाया करना चाहते हैं, आप इस तरह के खाने खाएंगे तो इससे आप बीमार हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही माँ फिश किंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुमने जहाँ पर अपनी मेहनत की है, तुम जहाँ पर मेहनत कर रहे थे मुझे पॉइजन देकर तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। ये बात सुनते ही डॉक्टर को झटका लगता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि सर जी आप क्या कह रहे हैं, प्लीज ऐसा तो मत कहें, मैं ड्रैगन फिनिक्स सूप लेकर आया था, आप किसी से पूछ सकते हैं। ड्रैगन फिनिक्स सूप जो होता है वो नॉरिशमेंट के लिए होता है और आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था। तो हमारा जिनजोन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सॉरी मुझसे गलती हो गई, हाँ तुम वो सूप जो लेकर आते हो वो काफी ज्यादा अच्छा होता है और मुझे लगा शायद तुम मुझे पॉइजन दे रहे हो। तो डॉक्टर उसे कहता है कि मैं एक रिप्यूटिव डॉक्टर हूँ, यानी कि मेरी काफी ज्यादा इज्जत है और तुम जहाँ पर मेरे पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते, मैं तुम्हें पॉइजन क्यों दूंगा। फिर साथ उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जहाँ पर से चला जाता हूँ, अगर तुम मेरे पर इल्जाम लगाना चाहते हो तो फिर मैं तो आज के बाद तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। और डॉक्टर जैसे वहां पर से जाने लगता है, हमारा फिश किंग उसे कहता है क्यों डॉक्टर तुम्हें किसने कह दिया कि तुम जहाँ पर से जा सकते हो, पहले तुम जहाँ पर अपनी मर्जी से अंदर आते हो और अंदर आने के बाद यहाँ पर मुझसे बात करते हो और उसके बाद तुम चुपचाप यहाँ पर से चले जाओगे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर से जाने दूंगा। आज यहाँ पर मास्टर कौन है बताओ तो जरा, यहाँ पर मास्टर कौन है। तो वो कहता है सर मास्टर तो आप ही हैं, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। तो इसी के साथ हमारा फिश किंग उसे कहता है कि आप वहां पर से टेबल उठाकर लाओ और साथ ही वहां पर से पेपर और इंक भी ले आओ ताकि जहां पर मेरे लिए कुछ लिख सको, मैं तुमसे एक लेटर लिखवाना चाहता हूं, मैं जहां पर लिख नहीं सकता क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूं। तो डॉक्टर उसे कहता है हाँ सर बताएं मैं आपके लिए क्या लिखूं। तो इसी के साथ ही जिनजोन उसे कहता है कि अब जहां पर लिखना स्टार्ट करो। तो जिनजोन जहां पर उसे ऐसा क्या लिखवाता है कि डॉक्टर बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, वंस अ फिश किंग के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो जिनजोन होता है यानी फिश किंग जो होता है डॉक्टर से कहता है कि पेपर और पेन लेकर आओ, लिखना स्टार्ट करो और साथ ही उसे कहता है कि आप लिखो और उसे कहता है कि इसके अंदर लिखो कि मैं जहाँ पर काफी वक्त से इस विला के अंदर रुका हुआ हूँ और फर्स्ट जंग मास्टर का इलाज कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर जंग मास्टर का इलाज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर खुद अपनी जान देने वाला हूँ। तो ये बात सुनती वहां पर डॉक्टर को झटका लगता है। तो हमारा जिनजोन उसे कहता है क्या हो गया, तुम यहाँ पर लिख क्यों नहीं रहे। तो डॉक्टर उसे कहता है कि जंग मास्टर लगता है मेरे से मजाक कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करें। लेकिन इसी के साथ ही आज फिश किंग जो होता है अपने पास उसके पास जो चॉपस्टिक होती है जो सामने की तरफ थ्रो करता है, जो कि उसकी गाल के पास से गुजरकर पीछे दीवार के अंदर जाकर धंस जाती है। इस बात से डॉक्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे मार्शल आर्ट्स बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन ये जो उसने चॉपस्टिक फेंकी है वो उसकी गर्दन के ऊपर कट लगाकर पीछे दीवार के अंदर जाकर धंस गई। तो इसी के साथ ही फिश किंग सीरियस मोड में आता है और उसे कहता है कि बुड्ढे खूसट कहेंगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुन, अब मैं वो ली जिन योन नहीं रहा जिसको तू यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा था। तो डॉक्टर उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जंग मास्टर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। इसी के साथ ही जिनयोन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, सबसे पहले यहाँ पर ड्रैगन सूप के बारे में बात कर रहे जो तुम यहाँ पर मुझे रोजाना दे रहे थे, अगर वो यहाँ पर एक हेल्दी इंसान को दिया जाएगा तो ये बात वाकई में सच है कि उसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ेगी और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर एक कमजोर इंसान को दोगे तो वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और तुम यहाँ पर मेरे जैसे कमजोर बॉडी वाले इंसान को ये वाला पॉइजन सूप दे रहे थे, यानी कि तुम अच्छी तरह से जानते थे कि इसका नुकसान क्या होने वाला, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर डेली मुझे यहाँ पर ये सूप दे रहे थे। और दूसरी बात, कल जब मैंने यहाँ पर कहा था कि सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाओ और मुझे यहाँ पर ये सूप नहीं पीना, तुमने उस वक्त अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज किया था। कमीने कहीं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे किलिंग इंटेंट को महसूस नहीं कर पाऊंगा। तो डॉक्टर बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ में जिनजोन उसे कहता है कि आप बताओ कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे थे, तुम अकेले यहाँ पर मेरे जैसे एक इंसान को मारने की कोशिश तो नहीं करोगे, आप बताओ कि तुम्हारे पीछे कौन है, कौन तुम्हें यहाँ पर ये ऑर्डर्स दे रहा है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि सर प्लीज ऐसा मत करें, मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर कभी मुझे सस्पेक्ट कर
पाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर मेरे जैसे इंसान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, फिर साथ ही वहां पर नौटंकी करना शुरू कर देता है और इसी के साथ ही वो अपने असली रूप में आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे स्काउंड्रल को यहाँ पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि तुम यहाँ पर मेरे जैसे एक डॉक्टर को इस तरह से पकड़ सको। मुझे तो लगा था कि तुम बस एक बेवकूफ और चुपचाप यहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़े पड़े मर जाओगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपने हाथों के साथ यहाँ पर तुम्हें खत्म करना पड़ेगा और तुम्हारे साथ साथ मुझे यहाँ पर अभी नौकरानियों को भी मारना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को भी यहाँ पर मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। और इसी के साथ ही वो अपने पास से एक नीडल निकालता है और उस नीडल के साथ जैसी माँ जिनजोन के ऊपर अटैक करने लगता है, फिश किंग उठकर खड़ा होता है और उसी के साथ ही अपना हाथ उसके सर में दे मारता है। जैसे ही वो अपना हाथ उसके सर में मारता है, उस बेचारे के दांत टकराते हैं, उसकी जुबान कट जाती है और इसी के साथ ही वो वहां पर टेबल के ऊपर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। तुम्हारा जिनजोन कहता है कि बेवकूफ कहीं के, जब मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा था तुम यहाँ पर मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने यहाँ पर तुमसे ये पूछा था कि तुम्हें किसने ऑर्डर्स दिए मुझे मारने के लिए, मेरे साथ ये सब कुछ करने के। फिर साथ ही वो कहता है कि लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही फोर्स के साथ इसके ऊपर अटैक कर दिया, ये बेकार इंसान तो यहाँ पर मर गया है। तुम्हारा जिनजोन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा, क्योंकि इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड होगा वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और फिलहाल के लिए ये बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर मैं यहाँ पर अपनी पिछली लाइफ यानी फिश किंग वाली पावर्स को दोबारा से अचीव कर लूं तो फिर इसके पीछे चाहे कोई भी मास्टरमाइंड क्यों ना मैं उसे बड़ी आसानी से हरा सकता हूं। और जब मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तब मैं मर्चेंट गिल्ड में वापस जाऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर मर्चेंट गिल्ड से दूर एक विला के अंदर रखा गया है ताकि मेरा इलाज करवाया जा सके। इसी के साथ ही मैं जिनजोन जो होता है उसे वहां पर एक झटका लगता है तो वो कहता है ये अचानक से क्या हो रहा है। फिर साथ ही वहां पर उसे सारी की सारी मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती हैं, तो वो कहता है ये क्या हो रहा है, ये सारी की सारी इमेजेस कहां से आ रही हैं। असल में यहाँ पर ये ली जिन योन की इमेजेस होती हैं, यानी ये उसकी सारी की सारी मेमोरीज होती है जो कि फिश किंग को वहां पर दिखाई दे रही होती हैं। तो फिश किंग कहता है कि इस बच्चे के साथ वाकई में बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है। हालांकि ये लड़का जो है ये मर्चेंट गिल्ड का फर्स्ट यंग मास्टर, लेकिन इसके बावजूद इसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता रहा है। तो इस मर्चेंट ग्रुप के अंदर 3 यंग मास्टर्स हैं, इसके 2 छोटे भाई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों यहाँ पर इसे कुछ भी नहीं समझते। सेकंड ब्रदर बहुत ज्यादा स्मार्ट है, थर्ड ब्रदर मार्शल आर्ट्स और पावर के मुकाबले में इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसी वजह से वो दोनों यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा कम समझते हैं। और ये बेचारा जो है यहाँ पर 29 के पास यहाँ पर ना मार्शल आर्ट्स थी और ना ही यहाँ पर फिजिकल एबिलिटीज थी, इसी वजह से इसने यहाँ पर तीसरा रास्ता अपनाया जो कि यहाँ पर अयाशी का था। यह हर वक्त पैसे लुटाता रहता है, वाइन पीता रहता है, लड़कियों के साथ मजे करता रहता है, इसके अलावा इसने कोई काम नहीं किया। इसी वजह से बाकी के सभी लोगों ने यहाँ पर इसे अकेला छोड़ दिया। असल में इसके जो दोस्त थे यानी कि इसके जो दोस्त बने फिरते थे वो सारे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इसके साथ थे और कोई भी यहाँ पर इसका साथ देने को असल में इसके साथ नहीं था। और अब यहाँ पर इस लड़के को इस विला के अंदर भेज दिया गया ताकि इसका इलाज करवाया जा सके, क्योंकि पिछले 1 साल से इसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो फिश किंग कहता है कि अब जबकि मुझे यहाँ पर इस लड़के की रियलिटी के बारे में पता चल चुका है और मुझे ये भी पता है कि मैं इस वक्त कहाँ पर और मैं रीइंकार्नेट हो चुका हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, कैसे मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ। इस बेवकूफ लड़के को इस बात का आइडिया ही नहीं था कि इस लड़के के पास जो स्पेशल बॉडी है कि इसकी बॉडी जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इस बेकार लड़के ने याशी में अपना वक्त जाया कर दिया और मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी। और मैं यहाँ पर इसकी लड़के की बॉडी को फिश किंग के लेवल से भी ऊपर लेकर जा सकता हूँ, बस कुछ सालों की मेहनत और इस लड़के की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। इसी के साथ ही मैं जिनजोन जो होता है साइड के ऊपर पड़े हुए पैसों की तरफ देखता और कहता है कि मैं ये बात तो भूल ही गया था कि मैं यहाँ पर इस मर्चेंट गिल्ड का फर्स्ट यंग मास्टर हूँ, यानी कि ये पूरे का पूरा मर्चेंट गिल्ड तो मेरा ही हुआ ना, और साथ ही यहाँ पर इसके पैसे मेरे हुए। अगर मैं चाहूँ तो मैं कोई भी एलिक्सर खरीद सकता हूँ और उस एलिक्सर के साथ अपनी बॉडी को रिकवर करवा सकता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर इस फैमिली में रीइंकार्नेट हुआ हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि अब उस डॉक्टर का क्या करूँ, उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में 1 साल के बाद का दिखाया जाता है। बहुत सारे सीजन गुजर जाते हैं और इतने सीजन गुजरने के बाद हमारा यंग मास्टर जो होता है 1 साल के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। और यहीं पर दिखाते हैं मेन फैमिली की तरफ से गार्ड जो होता है वहां पर ली जिनजोन से मिलने के लिए आता है। वहां पर आने के बाद नौकरानियों से कहता है कि मैं फर्स्ट यंग मास्टर को कहां मिल सकता हूं, फर्स्ट यंग मास्टर कहां पर है। तो ये बंदा जो होता है इसका नाम मॉक इन सियोप होता है। तो नौकरानियां उसे कहते हैं कि सर वो वहां पर सामने देखें, वहां पर बैठे कल्टीवेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही जैसे वो यंग मास्टर की तरफ देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके डोले शोले उसकी बॉडी शॉडी बन चुकी होती है। तो वो कहता है कि ये वाकई में वही यंग मास्टर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर बहुत ज्यादा फ्रेल था और अब यहाँ पर इसकी बॉडी देखो, इसे देखकर लगता है ये एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट है। और इसी के साथ ही माँ योंग जो होता है वहां पर अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ पर बैठकर अपनी बॉडी को रीबिल्ड करने के बारे में सोच रहा था और कैसे यहाँ पर उन सभी के सभी मटेरियल्स को यूज कर रहा था जो कि उसने यहाँ पर इतने पैसों के साथ खरीदे थे, क्योंकि फर्स्ट यंग मास्टर होने के नाते उसके पास बहुत सारा पैसा था और उसकी मदद से उसने यहाँ पर अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट जो कि उसने खुद बनाई थी, उसमें यहाँ पर मोबिलिटी आर्ट थी जिसे इनलाइटेंड बॉडी आर्ट कहा जाता है, और साथ ही यहाँ पर रैपिड स्ट्राइड टेक्निक और साथ ही एक और पंच टेक्निक थी। इस सारी टेक्निक्स को उसने यहाँ पर दोबारा से रिवाइव किया और 1 साल के अरसे में यहाँ पर उसने उन सारी टेक्निक्स को दोबारा से पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। तो वो कहता है कि 1 साल में यहाँ पर सब कुछ काफी ज्यादा स्मूथली गुजर गया और मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से कल्टिवेट कर लिया और अब यहाँ पर वक्त है अपनी इन मार्शल आर्ट्स को यूज करके इनको चेक करने का, क्या ये वाकई में यहाँ पर काम आएंगी, क्या ये रियल लाइफ में भी यहाँ पर मेरे काम आ सकते हैं और
पहले यहाँ पर मुझे युनहा ग्रुप के यानी कि इस मर्चेंट ग्रुप के जितने भी मसले उन सभी को हल करना होगा, ताकि मैं यहाँ पर उन डिमोनिक सेक्टर के कमीने लोगों को आगे जाकर ढूंढ सकूं। तो इसी के साथ ही गार्ड वहां पर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर जिन योन, काफी अरसे के बाद आपको देख रहा हूँ, मेरा नाम मॉकिन सियोप है, शायद आप मुझे जानते होंगे, अगर आप मुझे भूले नहीं। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मेन क्लैन की तरफ से आपके लिए एक लेटर लेकर आया हूँ। तो वो उसे कहता है कि हाँ दिखाओ तुम क्या लेटर लेकर आए हो, और वो उसके सामने अपना हाथ करता है और उसे कहता है कि जल्दी से लेटर मेरे हवाले करो। तो गार्ड जो होता है वहां पर अपनी आप सोच रहा होता है कि क्या ये वाकई में वही लड़का है, पर यहाँ पर ये वैसा तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, यानी कि ये बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता था। तुम्हारा जिन योन उसे कहता है क्या तुम मुझे लेटर दोगे भी या नहीं, मेरा हाथ कब से यहाँ पर सामने करके रखा है, थक जाएगा। तो इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर अंदर आ जाता है, वहां पर बैठकर उस लेटर को ओपन करता है और उस लेटर के अंदर पढ़ता है कि फादर जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, फादर बीमार होकर बिस्तर के ऊपर पड़े, और साथ उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि आप यहाँ पर मर्चेंट गिल्ड की पूरी जिम्मेदारी फर्स्ट जंग मास्टर जिन योन के हवाले है। जिन योन कहता है कि इसके अंदर ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखी हुई कि आज यहाँ पर फादर की हालत कैसे हुई, अचानक से वो बीमार कैसे हो गए। गार्ड उसे बताता है कि ये सब कुछ ओजैंग क्लैन के लोगों की वजह से हुआ है, ओजैंग क्लैन के लोगों ने यहाँ पर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनके फादर की ये हालत हो गई है। जिन योन क्या वहाँ पर जाने के बाद मर्चेंट गिल्ड की गद्दी को संभाल लेगा और साथ ही यहाँ पर ओजैंग फैमिली के लोगों से भी निमन लेगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। हमारा फिस्ट किंग यहाँ पर इन सभी लोगों के खिलाफ क्या करने वाला है। तो यहाँ पर एपिसोड 03 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, वंस ऑफ फिस्ट किंग के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां लीजिन जो होता है जब बैठा होता है वहां पर बैठा उस नोट को पढ़ रहा होता है जिसके अंदर फादर ने लिखा होता है कि फादर बीमार हो चुके हैं और अब यहाँ पर उसे आकर अपने गिल्ड को संभालना होगा। तो इसी के साथ ही वहां पर उसके सामने जो गार्ड बैठा होता है जो मैसेज लेकर आया होता है वो उसे बताता है कि ये सब कुछ ओयांग फैमिली की वजह से हो रहा है। ओयांग जू जो कि इस वक्त हमारे गार्ड्स का कैप्टन है, वो कमीना इंसान ये सब कुछ करवा रहा है, जहाँ पर सब कुछ वही करवाता है। और उसके पीछे यहाँ पर एक सेक्टर के लोग हैं, वो सेक्टर के लोग हर साल यहाँ पर एक्सट्रैक्शन मनी को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं और हर साल हमें यहाँ पर और भी ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं, और साथ ही उनकी सैलरी जितनी ज्यादा हायर है। हम लोग उन्होंने हायर किया हुआ है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कि वो हमारे मास्टर्स हैं और पूरे गिल्ड के ऊपर इस वक्त वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। स्पेशली उनका जो कैप्टन है ओयांग जू, वो कमीना ये सब कुछ कर रहा है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जो यंग मास्टर होता है वो उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि क्या उन लोगों ने कुछ ऐसा खास किया है जिसकी वजह से उनकी सैलरीज या फिर उनके टैक्सेस को बढ़ाया जाए। तो कैप्टन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो कमीने कुछ भी नहीं करते, बल्कि हमारे अपनी जो गार्ड की स्क्वाड है उन्हें यहाँ पर सारा काम करना पड़ता है, वो तो बस यहाँ पर बैठे रहते हैं। इस बात से सोल्जर जो होता है वो गुस्सा होकर जब उसे जवाब देता है तो फिस्ट किंग कहता है कि तो मुझे समझ आ गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है। असल में यहाँ पर ओशैंग क्लैन के लोगों को इन लोगों ने, इस मर्चेंट गिल्ड के लोगों ने हायर किया था अपनी बॉडी गार्ड के लिए, यानी कि एक स्क्वाड होती है ना, जैसे कि यहाँ पर उनके साथ जाएंगे और रास्ते में उनकी रक्षा करेंगे अगर उनके ऊपर कोई बैंडिट्स वगैरह अटैक करते हैं। लेकिन ओशैंग फैमिली का वो कैप्टन जो कि गार्ड्स का कैप्टन है, उसने यहाँ पर खुद इन सभी लोगों के लिए फैसले करना शुरू कर दिया और ऊपर से यहाँ पर फादर बीमार हो गए जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सोल्जर उसे कहता है कि यंग मास्टर हम लोग यहाँ पर उनके सामने रेजिस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका कैप्टन ओयांग जू जो है वो काफी ज्यादा कमीना और पावरफुल इंसान है, ऐसी वजह से हमारा जो गार्ड कैप्टन है वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तो उसी के साथ ही हमारा फिस्ट किंग सोच रहा होता है कि इस लड़के की मेमोरीज में यहाँ पर ओयांग जू का भी जिक्र है। ओयांग जू के बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा सकता हूँ कि यहाँ पर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर तो है कि यहाँ पर इन सभी गार्ड्स को उसने ड्रा कर रखा हुआ है। लेकिन जो भी मुझे लगता है कि यहाँ पर इस फैमिली की मेन जड़, यानी कि इस फैमिली के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है वो यहाँ पर ओयांग जू है। अगर मैंने यहाँ पर इस ओयांग जू को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया या फिर पूरी की पूरी ओयांग क्लैन को बाहर निकाल दिया तो मर्चेंट गिल्ड दोबारा से पहली हालत में आ जाएगा। तो इसी के साथ ही फिस्ट किंग उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब जैक में बस यहाँ पर ओयांग फैमिली से निमटना होगा और सब कुछ सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो गार्ड सोच रहा होता है कि ये क्या सोच रहा है, क्या ऐसे लगता है कि हम लोग ओयांग फैमिली से निमट सकते हैं। और साथ ही उसे कहता है लेकिन यहाँ पर एक और भी बड़ी रीजन है जिसकी वजह से फादर कोलैप्स हुए हैं। तो उसे कहता है कि वो क्या वजह है। तो उसे कहता है कि आपके छोटे भाई यानी कि सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर दोनों वहां पर फादर के सामने तलवारों के साथ लड़ रहे थे। वो असली तलवारों को लेकर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक क्यों कर रहे थे, हो सकता है गद्दी के लिए फाइट कर रहे हो। लेकिन फादर ने जब अपने बच्चों को वहां पर फाइट करते हुए देखा तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। टेंशन की वजह से वो दोनों जहां पर बुरी हालत में बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हैं। तो फिस्ट किंग कहता है इसका मतलब यह है कि मेरे दोनों बेवकूफ छोटे भाइयों ने फादर के सामने फाइट की जिसकी वजह से वो टेंशन में आ गए हैं। तो वो कहता है जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो दोनों बेवकूफ फादर के सामने फाइट कर रहे थे। तो हमारा यंग मास्टर कहता है इसका मतलब यह है कि हमारा जो लीडर, हमारा जो ग्रुप है वो काफी ज्यादा बुरी
बुरी हालत में चल रहा है। अगर मर्चेंट गिल्ड को दोबारा से सुधारना है तो इसके लिए सबसे पहले तो ओजैंग क्लैन के लोगों से निपटना होगा, फिर साथ ही अपने दोनों छोटे भाइयों को भी संभालना होगा ताकि फादर की सेहत दोबारा से ठीक हो जाए और उसके बाद हमारा गिल्ड तरक्की करेगा। तो वो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, और उसी के साथ ही उसे कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पर चुपचाप बैठे रहे। अगर आप वहां पर वापस नहीं जाएंगे तो कोई भी आपके खिलाफ बात नहीं करेगा जब तक आप वहां पर से दूर हैं। जब किसी के साथ ही हमारा फिस्ट किंग उसे कहता है तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा रहूं और देखता रहूं कि मेरे फादर वहां पर बिस्तर पर पड़े पड़े मर जाएं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वापस जाकर सभी लोगों को बता दो, पूरी फैमिली को पता चलना चाहिए कि उनका फर्स्ट जंग मास्टर वापस आ रहा है। फादर ने जहाँ पर मुझे इस पूरे के पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी दी है, इस मर्चेंट ग्रुप को अब से मैं चलाऊंगा, मैं वापस आ रहा हूँ। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वापस उसकी स्क्वाड का दिखाया जाता है। गार्ड वापस आने के बाद जब अपने सोल्जर्स को बताता है कि वो कंप्लीटली बदल चुका है, वो बिल्कुल एक अजीब इंसान हो चुका है, यानी कि एक अलग इंसान बन चुका है, तो वो सभी लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ पर क्या कहा। फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि तुम यहाँ पर ली जिन की बात कर रहे हो। ली जिन वो एक मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन सकता है? तुमने कहा कि वो एक अलग इंसान बन गया और उसने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो बेकार इंसान जो कि बिल्कुल एक कचरा था, जो हर वक्त पीता रहता और लड़कियों के साथ मजे करता रहता, वो यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख सकता है? तो गार्ड बेचारा वहां पर चुपचाप खड़ा होकर कहता है कि मैं यहाँ पर इन लोगों को सच्ची बात बता रहा हूँ लेकिन किसी को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा। तो उनमें से एक सोल्जर कहता है कि अब बस भी करो, तुम्हारा जोक वाकई में बहुत ज्यादा महान था। चलो हम लोगों ने यहाँ पर इस जोक के ऊपर हंस भी दिया लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन वाइस कैप्टन के सामने ये बात मत करना, वाइस कैप्टन तो यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर के लवर की तरह है। तो ये बात सुनते ही फर्स्ट वाइस कैप्टन जो होता है उसके पास ही खड़ा होता है। वो उसे कहता है कभी भी तुमने यहाँ पर क्या कहा? अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर का लवर हूँ? ऐसी बात नहीं है, मैं फर्स्ट जंग मास्टर को काफी ज्यादा लाइक करता हूँ क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है इसी वजह से, और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर वाकई में स्ट्रांग हो सकता है और मुझे इस बात के ऊपर पूरा भरोसा है। और साथ ही वो कहता है कि अगर वो लड़का यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख सकता है तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि उसके पास एक बहुत ही स्पेशल फिजिक है और बचपन में वो मेरे साथ प्रैक्टिस भी किया करता था, यानी मेरे साथ वो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस किया करता था और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि उसने मार्शल आर्ट्स को सीख लिया। और साथ ही वो सोल्जर से पूछता है कि बताओ कि वो कब वापस आने वाला है? तो वो कहता है कि उसने यहाँ पर बस इतना ही कहा कि वो खुद वापस आ जाएगा लेकिन उसने ये नहीं कहा कि वो कब वापस आने वाला है। तो उसी के साथ ही उन्हें बाहर से आवाज आती है, कहा जाता है कि फर्स्ट जंग मास्टर वापस आ गए हैं। तो वो लोग कहते हैं लो वो वापस आ गए। और इसी के साथ ही हमारा जो वाइस कैप्टन होता है उन सभी से कहता है बेवकूफो जल्दी से रेडी आ जाओ, तुम्हारा फर्स्ट जंग मास्टर वापस आया तो तुम सभी लोगों को दरवाजे में जाकर उसे वेलकम करने के लिए खड़े होना चाहिए। तो वो लोग कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर उसके लिए जाना चाहिए? तो वाइस कैप्टन कहता है बेवकूफो जो लोग यहाँ पर तुम्हें खाना देते हैं, यानी कि जो हाथ तुम्हें खाना देते हैं, क्या तुम उसे वेलकम करने के लिए वहां दरवाजे पर नहीं जाओगे? तो इसी के साथ ही वहां पर दरवाजे के ऊपर सभी लोग पहुंच जाते हैं और दरवाजा उसके लिए खोला जाता है, जिसके बाद वहां ली जिन जो होता है वो कहता है तो ये है मर्चेंट ग्रुप। यहाँ पर मर्चेंट ग्रुप जो है वो काफी ज्यादा तरक्की करता है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इन सभी प्रॉब्लम से निमट लेते हैं तो फिर मुझे भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, मैं इन सभी का पैसा यूज करके एलिक्सर्स खरीद सकता हूँ और एलिक्सर्स के साथ अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ और कल्टीवेट कर सकता हूँ। ये समझ लो कि मरने के बाद फिस्ट किंग यहाँ पर अब एक ऐसे लड़के की बॉडी के अंदर पैदा हो गया है जिसके पास सिल्वर स्पून है, यानी उसके पास ढेरों सारा पैसा है। तो नौकरानियां उसे कहती है कि सर क्या आप सीधा अपने फादर के पास जाएंगे? तो ली जिन उनसे कहता है कि मैं अकेली वहां पर जा सकता हूं, तुम दोनों जाओ जाकर रेस्ट करो। तो वो अपनी पर्सनल मेट्स को अपने साथ ही लेकर आया होता है। फिर साथ ही हमारा जंग मास्टर जो होता है वहां से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है और कहता है ये क्या, मैं अभी तक अंदर आ चुका हूं लेकिन कोई भी मुझे वेलकम करने के लिए क्यों नहीं आया? मैं यहाँ का फर्स्ट जंग मास्टर और साथ ही यहाँ पर इस मर्चेंट गिल्ड का लीगल ओनर भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा। तो फिर साथ ही उसके गार्ड जो होते हैं वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं, सभी लोग अपनी तलवारें उठाकर उसे वेलकम करते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर हम लोग आपको वेलकम करते हैं और साथ ही आपको बधाई देते हैं कि आप यहाँ पर सेहतमंद होकर वापस लौटे हैं। तो जैसे ही वो वहां पर आके पड़ता है तो वाइस कैप्टन उसके सामने अपना सर झुकाते हुए उसे कहता है मेरा नाम हान जियोप है और मैं इस गार्ड स्क्वाड का वाइस कैप्टन हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर उसे कहता है कि यंग मास्टर अब तो आप बिल्कुल पहचाने भी नहीं जाते, कभी आप काफी ज्यादा कमजोर हुआ करते थे। तो जब वहां पर उसे रिस्पेक्ट दे रहा होता है तो सोल्जर्स जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि वाइस कैप्टन को तो शर्म भी नहीं आती, ये ऐसे यंग मास्टर के सामने यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है जिससे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपनी यासी से मतलब है। पहले भी ऐसा ही होता था, पहले भी यहाँ पर हम सभी लोग उसके सामने सर झुकाते लेकिन वो कमीना यहाँ पर या तो हमें थप्पड़ मारता या फिर धक्का मारकर लड़कियों के साथ आगे गुजर जाता था। लेकिन अब यहाँ पर मां ली जिन नहीं है बल्कि ये तो हमारा फिस्ट किंग है। तो फिस्ट किंग जो होता है वहां पर इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा अच्छा है, यानी ये वाइस कैप्टन तो काफी ज्यादा अच्छा और वफादार लगता है। इसी के साथ ही वो भी आगे से वहां पर उसके सामने हाथ बांधता है और उन सभी लोगों को वहां पर ग्रीट करता है और कहता है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी लोग मुझे यहाँ पर अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हो, तुम सभी को थैंक यू। और सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट जंग मास्टर वाकई में बदल गया है, इसने हम सभी लोगों को यहाँ पर ग्रीट किया, ऐसा कैसे हो सकता है, फर्स्ट जंग मास्टर यहाँ पर हमें ग्रीट कैसे कर सकता है। तो इसी के साथ ही कैप्टन सोल्जर जो होता है वो उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि ये बहुत ज्यादा बदल गया है। तो दूसरा उसे कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा बदल गया है। ये तो इसे देखकर लगता है कि ये हमारा यंग मास्टर ली जिन
नियोन नहीं है बल्कि कोई और ही है। जबकि इस बात से सबसे ज्यादा खुश जो होता है वो वाइस कैप्टन होता है, क्योंकि वाइस कैप्टन जो था वो बचपन से देखता आ रहा है, इसे बड़ा होता है उसने अपनी आंखों से देखा है, तो इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि अब ये स्ट्रॉन्ग और मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मा ली जिन नियोन यहाँ पर अब इन मसलों से कैसे निपटने वाला है और ओ जंग जू के साथ वो क्या करेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस ऑफ फिस्ट किंग के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हूं। तो हमारा जिनियन जो होता है जैसे वहां पर आगे की तरफ बढ़ता है अपने फादर से मिलने के लिए उसके रूम की तरफ जा रहा होता है, तो वाइस कैप्टन उसके साथ साथ चल रहा होता है। तो वो कहता है कि ये बंदा पूरी तरह से भरोसा करने के लायक है। दरवाजे के बाहर जाने के बाद वाइस कैप्टन उसे कहता है कि यंग मास्टर मैंने आपके फादर को बता दिया कि आप आने वाले हैं, इसी वजह से आप अंदर जा सकते हैं। तो वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे वो अंदर जाने लगता है उसका छोटा भाई वहां पर आ जाता है, थर्ड ब्रदर वहां पर आ जाता है और कहता है देखो देखो यहाँ पर कौन आया है। तो थर्ड ब्रदर जो होता है वो आगे बढ़ता और आकर ली जिन के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखता है। उसके कंधे के ऊपर अपना हाथ रखने के बाद कहता है कि तुम ठरकी कहीं के यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे लगा कि सेहतमंद होने के बाद तुम्हें सीधा किसी बार के अंदर जाना चाहिए था और जाकर किसी लड़की के साथ एंजॉय करना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम काफी ज्यादा बदल गए हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में वाकई में सुना कि तुम बदल गए हो। और वहीं पर से वो उसके कंधे को दबाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके कंधे के ऊपर प्रेशर डाल सके, लेकिन वो प्रेशर नहीं डाल पाता। जबकि वाइस कैप्टन वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि फिर से वही होने वाला है जो पहले होता रहा है। थर्ड जंग मास्टर क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, उसने मार्शल आर्ट सीखी हुई है, इसी वजह से वो अपने फर्स्ट ब्रदर को काफी बुरी तरह से पीटता और ह्यूमिलिएट करता था। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और उसका हाथ पकड़कर उसके कंधे से हटाता और कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए वो अपने फादर से मिलने के लिए जाने वाले और उसके बाद आपसे वो मिलने के लिए आएंगे। फिलहाल के लिए आप ऐसा मत करें। और जैसे वो इतना करता है इसी के साथ ही थर्ड ब्रदर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारता और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि तुम यहाँ पर मेरा हाथ पकड़ो, क्या तुम शायद भूल गए हो कि तुम यहाँ पर हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हो जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारा मालिक हूँ। ली जिन जो होता है इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये कमीना तो यहाँ पर काफी ज्यादा रूड है। और इसी के साथ ही फर्स्ट थर्ड जंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि पहले यहाँ पर एक बेकार लड़का काफी नहीं था, यानी फर्स्ट जंग मास्टर मुझे तो शर्म आती है इसे अपना बड़ा भाई कहते हुए। ये एक बेकार लड़का यहाँ पर वापिस आ गया और अब यहाँ पर वाइस कैप्टन तुम भी यहाँ पर मुझे लेक्चर दोगे। जब किसी के साथ ही फर्स्ट जंग मास्टर जो होता है वहां पर उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। तो थर्ड जंग मास्टर से कहता है क्या आप मुझे यहाँ पर इस तरह से घूर घूर कर क्या देख रहे हो, लगता है कि तुम्हें मार खाने की जरूरत है। जब किसी के साथ हमारा फर्स्ट जंग मास्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी गाल को टच करते हुए कहता है कि जा योन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक लेसन की जरूरत है। और इसी के साथ उसके मुंह पर वहीं पर से एक पंच दे मारता है। जब उसे पंच मारता है थर्ड ब्रदर बेचारे के मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो उसके गिरने के बाद वो कहता है ये क्या तुम यहाँ पर मुझे कैसे मार सकते हो। तो हमारा लीजिन उसे कहता है कि जा योन क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि मैं हमेशा तुमसे मार ही खाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं यहाँ पर आकर अपनी फैमिली से मिलने वाला हूँ और फाइनली यहाँ पर अपने छोटे भाई से मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और साथ ही वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है। अब यहाँ पर हमारा लीजिन जो होता है उसके कंधे को दबाना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से थर्ड जंग मास्टर जो होता है जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि छोड़ो क्या तुम मेरा कंधा उखाड़ोगे, कमीने कहीं के यहाँ पर मुझे छोड़ दो। जब किसी के साथ ही फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है देखो तो जहाँ तुम्हें तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ फर्स्ट जंग मास्टर जो कि इस गिल्ड का नया मास्टर है और तुम यहाँ पर मुझे कितनी बदतमीजी के साथ बुला रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे बड़ा भाई कहकर पुकारना चाहिए। और इसी के साथ सेकंड ब्रदर भी साइड के ऊपर से निकल कर आ जाता है। सभी लोग वहां पर खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। तो वो कहता है ये क्या हो रहा है, फादर के रूम के बाहर ये क्या तमाशा लगा हुआ है। तो वहां पर आता है और आकर वाइस कैप्टन से कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वो उसे कहता है कि सेकंड यंग मास्टर आप खुद ही यहाँ पर देख लें, थर्ड यंग मास्टर फर्स्ट यंग मास्टर की दोनों की आपस में बहस हो गई और उसके बाद जो कुछ हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। तो सेकंड ब्रदर जो होता है सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि बेचारा फर्स्ट यंग मास्टर यहाँ पर आने के बाद फिर से मार खा रहा होगा, क्योंकि थर्ड यंग मास्टर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और पहले भी उसे काफी बार पीट चुका है। तो वो कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर खड़े खड़े देख क्या रहे हो, क्या तुम्हें चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही। मेरा छोटा भाई यहाँ पर मेरे फर्स्ट ब्रदर को मारा है, बड़े भाई को मारा है, तुम्हें जाकर उसे बचाना चाहिए। और जैसे वो भागता हुआ अंदर आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि वहां पर ली जिन जो होता है वो थर्ड यंग मास्टर को पीट रहा होता है और थर्ड यंग मास्टर बेचारे की तो हालत खराब हो चुकी होती है। तो सेकंड ब्रदर वहां पर आने के बाद कहता है ये यहाँ पर क्या हो रहा है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वो तीनों भाई जो होते हैं रूम के अंदर अकेले होते हैं। तो सेकंड ब्रदर कहता है यहाँ पर हुआ क्या। तो फिर साथ ही वो कहता है कि तो फाइनली तुम यहाँ पर वापिस आएगी और तुम सिर्फ वापिस नहीं आए हो बल्कि तुम तो यहाँ पर पहले से ज्यादा बदल कर आए हो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो गए हो। तो मां लीजिन उसे कहता है कि हाँ मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होकर वापस आया हूँ। जबकि मां लीजिन जो होता है सेकंड ब्रदर के हाथ के ऊपर बंधी हुई पट्टी की तरफ देखता है और उसे कहता है क्या ये यहाँ पर थर्ड ब्रदर ने तुम्हारे साथ किया है। तो वो उसे कहता है हाँ यही समझ लो, लेकिन ये कोई सीरियस बात नहीं है, तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा नॉटी है और तुम्हें भी तो यहाँ पर पीटता रहा है। तो इसी के साथ ही मां फर्स्ट ब्रदर जो होता है फिर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर सबक सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बेकार इंसान को क्या लगता है कि यहाँ का
पर राजा बन गया, जो यहाँ पर किसी के ऊपर भी अटैक करके उसे मार सकता है और साथ ही उसे बहुत सारे थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि इसे यहाँ पर तमीज होनी चाहिए कि सेकंड ब्रदर और फर्स्ट ब्रदर हमेशा इससे बड़े हैं और बड़े भाइयों की इज्जत किस तरह से की जाती है। तो सेकंड ब्रदर चुपचाप वहां पर बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद दिखाता है कि थर्ड ब्रदर बेचारा वहां पर चुपचाप होकर बैठ जाता है, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा मार खाई होती है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये क्या, पहले तो यहाँ पर ये मेरे हर एक काम किया करता था और मुझसे मार भी खाया करता था, लेकिन अब यहाँ पर ये मुझे इस तरह से कैसे पीट सकता है। और सेकंड ब्रदर सोच रहा था देखो तो यहाँ पर इसने थर्ड ब्रदर को भी पूरी तरह से नर्म कर दिया और मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर थर्ड ब्रदर कभी मुझे यहाँ पर इसे तंग करेगा। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि सेफ हाउस में जहां पर तुम्हें रखा गया था, क्या वहां पर कुछ अजीब हुआ है जो तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आए हो। तो हमारा फर्स्ट ब्रदर यानी फिश किंग उसे कहता है हाँ हो सकता है कि मैं यहाँ पर अजीब होकर वापस आ गया हूँ। साथ ही उसकी नजर वहां पर कुछ स्क्रोल्स के ऊपर पड़ती है, तो वो कहता है कि ये सारे के सारे स्क्रोल्स किस लिए हैं। तो उसे कहता है ये सारे स्क्रोल्स उन लोगों के हैं जो कि कल की कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हैं। कल की कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ नए एम्प्लॉइज को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और कुछ की जहाँ पर जो पोजिशन है उनको चेंज किया जाएगा। इसके साथ ही वहाँ ली चिन जो होता है जब वहां पर उस पेपर को ओपन करता है तो उसके अंदर वहां पर उस डॉक्टर का भी नाम लिखा होता है। तो वो कहता है यहाँ पर उन सभी एम्प्लॉयज के भी नाम लिखे हुए हैं जो कि पहले भी यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर उस डॉक्टर को जिसने मेरे लिए अपॉइंट किया था वो बंदा भी यहाँ पर ओजेंग जू है, उसी कमीने ने यहाँ पर इस डॉक्टर को रिकमेंड किया था। तो यहाँ पर जितने भी गार्ड्स के नाम लिखे हुए सारे के सारे उसी की तरफ से रिकमेंड किए जाते हैं और यहाँ पर ज्यादातर उसके अपने ही लोग हैं। इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से हमारे गिल्ड को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इस कमीने को तो यहाँ पर सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा जंग मास्टर जो होता है वहां पर उन दोनों से कहता है कि जायोन वायोन, मैं यहाँ पर तुम दोनों से क्लियरली एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे सच्ची सच्ची बताना, अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर ओयांग जू के लिए काम करता है तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि बाद में तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। ये बात सुनती वो दोनों कहते हैं कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, उस कमीने के साथ हम लोग क्यों काम करेंगे, वो एक कमीना इंसान है जो कि यहाँ पर हमारे बिजनेस के ऊपर कब्जा करता जा रहा है। हम लोगों का दिल करे तो हम लोग कब से यहाँ पर से बाहर निकाल दे, लेकिन हमें अपने ग्रुप की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। इसी वजह से हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसके साथ मिलकर काम करना पड़ता है, वरना हम लोग तो उसे एक मिनट भी यहाँ पर ना रुकने दें। हमारे फादर ने इस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा मेहनत की थी और हम लोग यहाँ पर उस बेकार इंसान की वजह से अपना बिजनेस खोते जा रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद हमारा ली चिन उनसे कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम दोनों यहाँ पर अपने बिजनेस और अपने फादर के साथ वफादार हो, और इसी वजह से वो कहता है कि चलो शुक्र है कि मुझे इन दोनों को जान से नहीं मारना पड़ेगा। फिर साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि कल यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें मैं भी जाऊंगा, अगर वहां पर ओयांग जू आने वाला है तो फिर वहां पर मैं खुद पर्सनली जाऊंगा, जाकर उस मीटिंग को अटेंड करूंगा। इस पूरे के पूरे गिल्ड का मास्टर होने के नाते मैं वहां पर जाकर नए फैसले करने वाला हूं। फिर साथ ही वो कहता है कि अब मैं जाकर फादर से मिलूंगा और इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है। तो हमारा ली चिन जो होता है जैसे वहां पर अंदर पहुंचता है तो फादर को बताया जाता है कि आपका फर्स्ट जंग मास्टर, आपका पहला बेटा यहाँ पर आ चुका है। तो फादर की हालत वाकई में काफी ज्यादा खराब होती है। तो वो उसे कहते हैं कि बेटे फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मैंने बाहर काफी सारा शोर सुना, क्या हो रहा था। तो वो कहता है नहीं कुछ नहीं हो रहा था, हम बस भाई आपस में बातें कर रहे थे। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि मुझे ये बताएं कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ और आप यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रेस लेते क्यों हैं। तो फादर उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे यहाँ पर स्ट्रेस किस वजह से है। मेरी फैमिली को यानी मेरे बिजनेस को हैंडल करने के लिए तुम्हारे दोनों छोटे भाई बिल्कुल भी लायक नहीं थे और ऊपर से तुम्हारी हालत भी ऐसी थी, तुम यहाँ पर हर वक्त याशी में लगे रहते। लेकिन अब मुझे फाइनली लगता है कि मेरी स्ट्रेस खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो और तुम्हारा चेहरा भी पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। क्या तुम वाकई में मेरे जी नहीं हो, क्योंकि तुम पहले से काफी ज्यादा सेहतमंद लग रहे हो। लेकिन जो भी हो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरा बेटा यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्दी हो गया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि उस कमीने ओयांग जू के साथ हमारा यंग मास्टर क्या करने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, वंस अ फिस्ट किंग के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि फादर जब यहाँ पर फिस्ट किंग की गाल पे हाथ लगाता है और उसे कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए हो। तो फिस्ट किंग वहां पर सोच रहा था कि मेरी पास्ट लाइफ में मैं एक ऑर्फन था, मुझे अपने पेरेंट्स भी याद नहीं है क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स नहीं थे, मैं बस गलियों में ऐसे ही यहाँ पर बड़ा हो गया। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर ली जिनयोन की मेमोरीज है और इन मेमोरीज के अंदर यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फादर यहाँ पर अपने बेटे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं और यहाँ पर वो अपने फादर का हाथ पकड़कर आगे की तरफ चलता था और अपने फादर को देखकर सोचता था काश मैं भी यहाँ पर अपने फादर की तरह जल्दी से बड़ा हो जाऊं। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर फादर ने अभी भी यहाँ पर उसका हाथ पकड़ रखा होता है। तो ली जिनयोन कहता है कि फादर का हाथ इतना ज्यादा छोटा कैसे हो गया, पहले तो फादर का हाथ बड़ा हुआ करता था। फिर साथ ही वो कहता है कि फादर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो फिर मैं आपकी जो स्ट्रेस है यानी आपकी जो टेंशन है उसकी जो भी आपकी रीजन होगी मैं सारी की सारी रीजन को चढ़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। तो ये बात सुनने के बाद फादर वहां पर सोच रहे होते हैं कि
यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहा है कि उसको उखाड़ के फेंक देगा, यहाँ पर क्या करने वाला है, क्या ये ऐसा कर भी पाएगा। और इसी के साथ उसे कहता है कि फादर बिल्कुल परेशान मत होना। साथ ही वहां पर वो मुस्कुरा रहा था। तो फादर सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीब करने वाला है या फिर कुछ अलग करने वाला है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जहां पर मर्चेंट ग्रुप कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और वहीं पर दिखाता है कि सेकंड ब्रदर जो होता है वो कुर्सी के ऊपर बैठा वहां पर बात कर रहा था और उन सभी लोगों के सामने उन पेपर्स को रख रहा होता है जो कि जहां पर रोजैंग जू ने रिकमेंड किए होते हैं। और रोजैंग जू जो होता है वो साइड के ऊपर बैठा होता है और बाकी की उसकी अपनी स्क्वाड भी वहां पर आई होती है और वो स्क्वाड के मेंबर्स उसे बता रहे होते हैं कि स्क्वाड्रन लीडर वहां पर सामने देखो फर्स्ट जंग मास्टर भी आया है और फर्स्ट जंग मास्टर पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। तो वो कहता है लेकिन ये कमीना यहाँ पर कर क्या रहा है, इसका यहाँ पर क्या काम है। ओशेंग जू जो होता है वहां पर कहता है कि फर्स्ट जंग मास्टर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए आए हो क्योंकि तुम फर्स्ट जंग मास्टर हो, तुम यहाँ पर गद्दी के ऊपर तुम्हारा अधिकार बनता है। जब किसी के साथ सेकंड जंग मास्टर उन लोगों से कहता है क्या तुम में से कोई यहाँ पर कोई डिफरेंट ओपिनियन रखना चाहेगा या फिर मैं यहाँ पर इस सारी कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दूं क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी बात तो कर दी है। जब किसी के साथ ही साइड के ऊपर से ओयांग जू कहता है कि मुझे यहाँ पर एक बात से दिक्कत है, बल्कि ये समझो कि मैं यहाँ पर कुछ रिकमेंड करना चाहता हूँ। हमारा फर्स्ट जंग मास्टर वापस आ गया, फर्स्ट जंग मास्टर के वापस आने के बाद उसके पास अपना कोई पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक पर्सनल बॉडीगार्ड को रिकमेंड करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग सोच रहे होता है कमीना कहीं का, जहाँ पर पहले इसने मर्चेंट ग्रुप के अंदर अपने सभी लोगों को घुसा दिया है, जहाँ पर हमारे लोगों को होना चाहिए था वहां पर इसने अपने लोगों को घुसेड़ा हुआ है और अब यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर के साथ अपना पर्सनल गार्ड लगाना चाहता ताकि उसके ऊपर नजर रख सके। जब किसी के साथ ही उसके हाथ में जो ग्लास होता है वो टूट जाता है क्योंकि वहीं पर से मास्टर जो होता है ओयांग जू जो होता है अपने हाथ में एक नीडल होती है उसे सामने की तरफ थ्रो करता है और कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर कोई बात करनी है, तुम ऊंची आवाज में बात कह सकते हो। तो बेचारे एल्डर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं हमें यहाँ पर कोई बात नहीं करनी। जबकि ओयांग जू उनसे कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर कोई बात नहीं करनी, तो फिर अपना मुंह बंद रखो जब तक मैं यहाँ पर अपनी बात को कंप्लीट ना कर लूं। फिर साथ ही वो कहता है कि तुम में से किसी को भी यहाँ पर सजेशन देनी है तो वो यहाँ पर दे सकता है, वरना मेरी तरफ से मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से एक सिक्योरिटी गार्ड को इसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनाकर छोड़ूंगा। तो ये बात सुनती हमारा जो फर्स्ट जंग मास्टर होता है वो कहता है कि मुझे एक बात से दिक्कत है। तो वो कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर क्या कंप्लेन है। तो हमारा फर्स्ट जंग मास्टर फिस्ट किंग उसे कहता है कि मुझे एक बात से दिक्कत है और वो ये है मैं यहाँ पर कुछ सुजेस्ट करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही वो उठकर खड़ा होता है और सीधा उसके पास चला जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर ये सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ओशेंग फैमिली की तरफ से जो गार्ड स्क्वाड्रन लीडर है उसे यहाँ पर फायर कर देना चाहिए था, यानी कि तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये बात सुनते ही सभी लोगों को एक झटका लगता है, जबकि ओयांग फैमिली के सोल्जर्स हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर ये ठरकी लड़का क्या जोक मार रहा है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इस पावर में यहाँ पर तुम्हारी ये पोजीशन है कि तुम यहाँ पर हमारे लीडर को इस ग्रुप से फायर कर सको, यानी कि इसकी कैप्टन की पोजीशन के ऊपर से हटा सको। क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर तुम्हारे इस पूरे ग्रुप की सिक्योरिटी का जिम्मा हमारा है और हम लोग यहाँ पर तुम्हें सिक्योर रखते हैं, अगर हम लोग चले जाएंगे तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे। तो ओशेंग जू भी उसे कहता है कि लड़के क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे जॉब से निकालना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। लगता है कि इतने सालों तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जाओ जाकर किसी लड़की के साथ मजे करो, किसी बार में जाकर बियर पियो। जब किसी के साथ ही हमारा फिस्ट किंग उसे कहता है कि लगता है कि तुम ऐसे मेरी बात को नहीं मानोगे। और इसी के साथ ही वो अपने पंच में पावर को रिलीज करता है, साथ ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। उसका पंच इतना पावरफुल होता है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये देखने के बाद ओयांग जू भी काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है ये क्या। जबकि फर्स्ट जंग मास्टर लोगों से कहता है कि लगता है कि मैं इतने सालों तक बेड के ऊपर पड़ा था, इसी वजह से तुम सभी लोग इस बार में भूल गए हो कि मैं इस मर्चेंट ग्रुप का फर्स्ट जंग मास्टर हूं और फर्स्ट जंग मास्टर होने के नाते इस मर्चेंट ग्रुप का नया लीडर मैं हूं, यानी कि मैं यहाँ का सक्सेसर हूं और मैं चाहूं तो यहाँ पर जिसको रखना चाहूं रख सकता हूं, जिसको चाहूं उसे निकाल सकता हूं। क्या अब तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूं। एक बार से पास का एक सीन दिखाता है जहां पर दोनों भाई जो होते हैं वो इस कॉन्फ्रेंस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। सेकंड ब्रदर कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ओशेंग जू से बात करने वाले हो या फिर उसे कुछ कहने वाले हो तो फिर यहाँ पर पहले बता दूं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मर्चेंट ग्रुप के लोग हैं और वो लोग उनकी फैमिली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उनके पीछे यहाँ पर एक पावरफुल सेक्टर है, वो हमारी सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, ऊपर से हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग हैं, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। तो इसी के साथ ही फर्स्ट ब्रदर फिश किंग वहां पर रुकता है और उसे कहता है कि मेरे छोटे भाई मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि जब यहाँ पर म्यूरियम के एक मार्शल आर्टिस्ट को अंडर एस्टिमेट किया जाता है तो फिर क्या होता है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता। तो फिश किंग उसे कहता है कि जो बंदा यहाँ पर किसी म्यूरियम के मार्शल आर्टिस्ट को कमजोर समझने की गलती करता है उसे पूरी तरह से निगल लिया जाता है या उसे मार दिया जाता है। अब जरा अपनी इस करंट स्टेट की तरफ देखो, क्या तुमने यहाँ पर अपने ग्रुप की हालत के बारे में देखा है कि तुम्हारे ग्रुप की हालत क्या हो चुकी है। तुम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो, जहाँ तक कि ओशेंग फैमिली ने अपने पंजे तुम्हारी पूरी तरह से तुम्हारे अंदर गाड़ रखे हैं। ये ग्रुप बहुत ही जल्दी उनके नाम हो जाएगा। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेट कितनी ज्यादा बुरी हो चुकी है और यहाँ पर जितना भी माल आता है या जाता है उसके ऊपर ओशेंग फैमिली का पूरी तरह से कंट्रोल है। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ गार्ड्स हैं, लेकिन क्या तुम्हें यहाँ पर अपने गार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, क्या तुम्हें अपनी फैमिली
फैमिली के लोग दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर नीचे देखो तुम्हें सारे के सारे ओजंग फैमिली के लोग दिखाई देंगे, वहां पर भी जहाँ पर हमारी फैमिली के लोग होने चाहिए वहां पर भी उनके लोग हैं। क्या तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा? वो लोग यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे मर्चेंट ग्रुप को डिवावर करने के बारे में सोच रहे हैं। अब जबकि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर वापस आ गया तो फिर तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर इस सेक्टर को यानी अपने ग्रुप को बचाने के लिए जो हो सका वो जरूर करेगा। पर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ली जिन ने ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारा था तो सभी गार्ड्स अपनी तलवारें लेकर आ जाते हैं और कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, तुम यहाँ पर हमारे मास्टर यू के ऊपर क्या अटैक करना चाहते हो, इस बात का क्या मतलब है? जबकि मास्टर यू वहां पर खुद भी सोच रहे होते हैं ये ऐसा कैसे हो गया, ये तो काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था और मैंने पर्सनली डॉक्टर को भी वहां पर भिजवाया था ताकि ये दोबारा कभी स्ट्रॉन्ग ना हो सके या फिर अपनी सेहत वापस हासिल ना कर सके, वहीं पर पड़ा पड़ा मर जाए। दूसरी तरफ से वाइस कैप्टन और उसके गार्ड होते हैं अपनी तलवारें निकाल लेते और कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी भी यहाँ पर अपने मास्टर के खिलाफ तलवारें निकालने की, अपनी तलवारें नीचे करो वरना हम सभी लोग तुम्हारे सर काट देंगे। जब किसी के साथ ही ली जिन जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि वाइस कैप्टन ने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसे भी हमारे खिलाफ अपनी तलवारें उठाने की। क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर तुम्हें सैलरी हमारे ग्रुप की तरफ से दी जाती है, यानी कि मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ, तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ अपनी तलवारें उठा रहे हो, लगता है कि तुम सभी लोग मरना चाहते हो। तो फिश किंग उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस गलती को माफ कर सकता हूँ, ये समझ लो कि मैंने यहाँ पर गार्ड कैप्टन जू को कंपनसेशन दे दी। तो वो कहता है इस बात का क्या मतलब है? तो फिश किंग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे रिटायरमेंट प्लान को पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया। तुम्हें सोच रहे थे कि रिटायर होने के बाद तुम यहाँ पर मर्चेंट ग्रुप के लीडर बन जाओगे, तुमने एक स्पेशल डॉक्टर को हायर किया था मुझे पॉइजन देने के लिए ताकि वो मुझे मार डाले और मैं रास्ते से हट जाऊंगा, और यहाँ पर तुमने पहले से सारे का सारा बंदोबस्त किया हुआ था। तुमने दोनों भाइयों को आपस में लड़वा दिया जिसमें से छोटे को तुम कंट्रोल कर रहे थे और दोनों भाइयों को फादर के सामने लड़वाया ताकि फादर स्ट्रेस में चले जाएं, बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाएं और उसके बाद सेकंड ब्रदर थर्ड ब्रदर के हाथ से मारा जाएगा और उसके बाद थर्ड ब्रदर को तुम आसानी से कठपुतली बनाकर कंट्रोल कर सकते थे। तुम्हारा ये सारे का सारा प्लान था, लेकिन मेरे वापस आने के बाद तुम्हारा ये पूरे का पूरा प्लान फेल हो चुका है। तो मास्टर यू जो होता है वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर कहानी बनाने के उस्ताद बन गए हो, तुमने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब किसी के साथ हमारा फिश किंग उसे कहता है लेकिन तुम्हारी किस्मत उस वक्त बदलना शुरू हो गई, अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, तुम्हारी किस्मत उस वक्त बदलना शुरू हो गई जब मेरे हाथ से वो डॉक्टर मारा गया। मैंने उस कमीने डॉक्टर को अपने हाथ से मार डाला और उसको वहां पर गाड़ दिया और उसके बाद अब यहाँ पर मुझे सब कुछ पता है कि ये सब कुछ तुम करवा रहे हो और अब यहाँ पर फाइनली तुम्हारी बारी है और तुम भी यहाँ पर मेरे हाथ से जरूर मरोगे। ये बात सुनते ही गार्ड कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने हाथ में पावर रिलीज करता है और कहता है कमीने कहीं के बस बहुत हो गया, मेरे पर तुम इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या गार्ड कैप्टन मरेगा या फिर जिंदा बचेगा। आप लोग गेस करके बता सकते हो। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? वंस अ फिश किंग के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड हमने देखा था ओजंग जू जो होता है अपने हाथ में पावर को रिलीज करता है और कहता है कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे भी जहां पर मेरे बारे में इस तरह की बातें करने की, तुम तो जहां पर वाकई में मरना चाहते हो। और साथ ही ऊपर की तरफ जंप करता है जाकर फिश किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैसे वो फिश किंग को पंच मारता है फिश किंग भी आगे से यहाँ पर उसके पंच के साथ पंच टकराता है। दोनों के पंचेस के टकराने के साथ वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है, सभी लोग उसके प्रेशर को फील करके बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो मास्टर यू कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लाइटनिंग एनर्जी लगता है कि इसने यहाँ पर किसी बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट की टेक्निक को मास्टर किया है और वो भी पीछे की तरफ जंप करते हुए हटते हैं। जबकि उनके डिसाइपल्स वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या ये वाकई में वही जिन योन है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो एक बिल्कुल बेकार और ठरकी किस्म का इंसान था जो हर वक्त यहाँ पर पी कर लड़कियों के साथ मजे करता रहता था। तो इसी के साथ ही फिश किंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब यहाँ पर मेरे पास पूरी एक वजह है तुम्हें यहाँ पर से फायर करने के लिए, तो अब यहाँ पर तुम्हें निकाला नहीं जाएगा बल्कि तुम्हें मारा जाएगा। इसी के साथ में ली जिन उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर तुमने सभी के सामने मेरे पर अटैक किया तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफिशियल डूल के लिए चैलेंज करता हूँ, क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक ऑफिशियल फाइट करें, सभी लोगों की मौजूदगी में सभी के सामने यहाँ पर फाइट करेंगे। तो मास्टर जू वहां पर सोच रहा था कि चलो इस लड़के ने यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख भी ली, लेकिन फिर भी इस लड़के के पास एक चीज की कमी है, वो एक्सपीरियंस है। चाहे यहाँ पर ये इसने कितनी मार्शल आर्ट्स की बुक्स क्यों ना पढ़ ली हो, लेकिन ये यहाँ पर फाइट में मुझसे नहीं जीत पाएगा। तो मास्टर जू वहां पर सभी लोगों के सामने कहता है कि जहाँ पर सभी गार्ड्स मौजूद है, सभी गार्ड्स ने इस बात को सुना है, मेरे क्लैन के गार्ड्स, तुम्हारे क्लैन के गार्ड्स ने भी इस बात को सुना कि तुमने मुझे यहाँ पर डूल के लिए चैलेंज किया है, लेकिन क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम यहाँ पर मुझसे एक डूल करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर उसके रिजल्ट्स को मानने को तैयार होगे? तो इसी के साथ ही वहां पर हमारा फिश किंग उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और वैसे भी यहाँ पर ये डूल लाइफ और डेथ की होने वाली है, मैं सभी के सामने कहना चाहता हूँ कि ये डूल लाइफ और डेथ की होगी। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जू पीछे हटते अपनी तलवार निकालते और कहता है कि लड़के फिर से एक बार सोच लो, क्या वाकई में तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? तुम्हारे ग्रुप के अंदर तुम फर्स्ट जग मास्टर हो, अगर तुम मर जाओगे तो फिर
तुम्हारे बाद इस क्लैन को कौन संभालेगा। ये तो मान लिया कि तुम्हारे स्किल्स जो है वो थोड़े समय में काफी ज्यादा बेहतर हो गए हैं, लेकिन एक चीज जो तुम्हारे पास नहीं है वो एक्सपीरियंस है, जो कि यहाँ पर हम दोनों के दरमियान में जमीन आसमान का डिफरेंस ले आती है। और वो बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो करीब पहुंचकर तलवार से अटैक करते हैं तो इसी के साथ ही हमारा फिस्ट किंग जो होता है वो साइड के ऊपर हटकर उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और नीचे की तरफ झुकता है, साथ ही अपने 5वें पावर रिलीज करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, एक्सपीरियंस के मामले में मैं यहाँ पर तुम्हारा बाप हूँ। उस वक्त तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं यहाँ पर अपने इस पंच के साथ लोगों के मुंह तोड़ रहा था। और साथ ही वहां पर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जब उसके पेट में पंच मारता है तो वो उड़ता हुआ सीधा जाकर दीवार के साथ टकराता है। तो मास्टर यू के मुंह से वहां पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वो कहता है कि ये क्या, इसके पास इतनी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ कहां से आ गई। तो इसी के साथ ही वहां फिस्ट किंग उसे कहता है कि तुमने कहा ना कि यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए और तुम्हारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक्सेल एक्सपीरियंस क्या होता है। और वैसे भी यहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता जब तुम्हारे पास यहाँ पर स्ट्रेंथ हो। और इसी के साथ ही वो अपनी स्पेशल मोबिलिटी आर्ट को यूज करते बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है, फिर से उसे पंच मारता है। तो मास्टर यू अपनी तलवार के साथ उसके पंच को ब्लॉक करते हैं, लेकिन हमारा फिस्ट किंग बार बार उसके ऊपर पंचेस मार रहा था। वो बार बार अपने आप को वहां पर बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे समझ आ जाती है कि अब यहाँ पर और ज्यादा उसके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। इसी वजह से मास्टर यू कहता है कि ये तो बिल्कुल एक अलग इंसान हो चुका है। अब यहाँ पर जो पहले वाला ली जिन योन बिल्कुल भी नहीं रहा, जो कि यहाँ पर सिर्फ वाइन पीकर लड़कियों के साथ मजे करता रहता था। इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई हजारों साल पुराना मास्टर इसकी बॉडी के अंदर जिंदा हो गया हो, जिसके पास यहाँ पर फाइटिंग एक्सपीरियंस कूट कूट कर भरा हुआ है, जो कि यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी बैटलफील्ड के ऊपर गुजार कर आया हो। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा। तो मास्टर यू जो होते हैं वहां पर अपनी तलवार के अंदर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और उसके साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं फाइनली यहाँ पर मास्टर यू सीरियस होने वाले हैं और मास्टर यू इस फाइट को यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। एक ही ट्रैक में वो यहाँ पर उसको मार डालेंगे। तो उनकी स्पेशल टेक्निक का नाम 3 फार्म स्वर्ड आर्ट होता है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि लड़के मैं तुम्हारे जैसे एक बच्चे से तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। लेकिन वो अपनी टेक्निक को भी रिलीज भी नहीं कर पाते कि हमारा फिस्ट किंग जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ नीचे झुकता है। अपनी एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम रैपिड स्ट्राइड होता है उसको यूज करता है। वो नीचे की तरफ झुकते हैं, वहां पर से सीधा पंच उसके थोड़े के ऊपर मारने लगा है। तो वो उसे कहता है कि मास्टर यू मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर इस दुनिया को गुड बाय बोल देना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा आखिरी मोमेंट है, ये तुम्हारी आखिरी मोमेंट है जो तुम देख रहे हो। और उसी के साथ उसकी थोड़ी के नीचे पंच पड़ता है, जिसके साथ ही ऊपर वाली छत के साथ जाकर टकराता है और छत को तोड़ते हुए ऊपर आसमान की तरफ जाता है, फिर साथ ही वहां पर से ग्राउंड के ऊपर गिरता है। जबकि उसके फादर अपने रूम के अंदर बैठे वहां पर देख रहे होते हैं। डॉक्टर उसे कहता है कि सर ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि वहां पर तो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, फिर अचानक से वहां पर क्या हुआ। तो फादर उसे कहता है कि वो मेरा बेटा है, लगता है कि मेरे बेटे ने मार्शल आर्ट सीख ली है और अब यहाँ पर मास्टर यू और उसके स्लैन के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो यहीं पर दिखाता है कि दूसरी तरफ मास्टर यू जो होता है वो दीवार को तोड़कर ऊपर की तरफ नीचे फिर गिरता है और उसी के साथ ही वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है, वो मर जाता है। उसके साथ ही भागते हुए आगे बढ़ते और आकर उसे उठा लेते और कहते हैं कैप्टन कैप्टन क्या तुम ठीक हो। सबके साथ ही वो गुस्से के साथ हमारे फिस्ट किंग को वहां पर गालियां दे रहे होते हैं। तो फिस्ट किंग उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग भी यहाँ पर मेरे हाथ से मरना चाहते हो या फिर तुम यहाँ पर अपने मास्टर को उठाकर यहाँ पर से दफा होना चाहते हो। तो इसी के साथ एक लड़का आगे बढ़ता और कहता है कि यंग मास्टर जिन योन, यहाँ पर सभी लोगों के सामने ये बात हुई थी कि ये लाइफ और डेथ का मैच होने वाला है और तुमने यहाँ पर इस लाइफ और डेथ के मैच को जीत लिया, हम लोग इस बात को मान लेते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर तुमसे एक बात तो जरूर कहेंगे कि तो अगर तुम यहाँ पर हमारे लोगों के ऊपर और ज्यादा अटैक करोगे तो उसके बाद हमारा जो क्लैन है वो तुमसे बदला लेगा और तुम यहाँ पर उस बदले को अवॉइड नहीं कर पाओगे। हमारा क्लैन जब यहाँ पर तुम्हारे मर्चेंट ग्रुप के ऊपर आकर अटैक करेगा तो उसके बाद तुम्हारा मर्चेंट ग्रुप यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जब वो इतना कहता है तो हमारा फिश किंग उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमसे बदला लेने के लिए आ सकते हो। वैसे मैं अपने आप से हमेशा एक बात कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर मेरे जितने ज्यादा दुश्मन होंगे मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा और तुम सभी लोग अगर यहाँ पर मेरा दुश्मन बनना चाहते हो तो बन सकते हो, लेकिन तुम सभी लोगों का अंजाम भी यही होगा जो तुम्हारे कैप्टन का हुआ है। अब अगर यहाँ पर मेरे से फाइट करना चाहते हो तो यहाँ पर सभी लोग मिलकर मेरे पर अटैक करो, नहीं तो फिर दफा हो जाओ। तो फिश किंग उन लोगों से कहता है कि अगर किसी को यहाँ पर इस बात से कोई मसला है तो फिर वो यहाँ पर मेरे पास आए, क्योंकि मैंने कहा था कि ये ग्रुप मेरा है, ये पूरे का पूरा मर्चेंट ग्रुप मेरा है, मेरे फादर का है, मेरे भाइयों का है और उन सभी लोगों का है जिन लोगों ने यहाँ पर इस मर्चेंट ग्रुप के लिए अपने योगदान दिए हैं। तुम्हारे जैसे कमीने लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं है जो लोग यहाँ पर हमारे पास से मनी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो आज के बाद से जाकर अपने मास्टर्स को भी इस बारे में बता देना कि उनमें से कोई भी यहाँ पर अगर हमारे मर्चेंट ग्रुप के ऊपर नजर रखेगा तो हम उनकी आंखें निकाल देंगे। अब यहाँ पर से दफा हो जाओ। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर से वापस की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये लोग उनके ओनर होते हैं और वो लोग यहाँ पर उनके लिए काम करते थे। तो उन सभी के वहां पर चले जाने के बाद बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और कहते हैं कि फाइनली हम लोगों को यहाँ पर अपना मर्चेंट ग्रुप वापस मिल गया और हम लोग यहाँ पर दोबारा से अपनी वो पोजीशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब जबकि ओशियन क्लैन के गार्ड यहाँ पर से चले जाएंगे तो फिर हमें हमारी सेफ्टी का क्या होगा, हमें यहाँ पर
प्रोटेक्शन कौन देगा। जब किसी के साथ ही फिश किंग जो होता है सेकंड ब्रदर से कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए एलिक्सर्स खरीद कर लाओ ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकूं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं ब्रदर, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट एलिक्सर लेकर आऊंगा, सबसे बेस्ट मेडिसिन लेकर आऊंगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसके बाद तो यहाँ पर तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हें यहाँ पर दुनिया के सबसे बेस्ट मेडिसिन दिए जाएं। और साथ ही सेकंड ब्रदर उसे कहता है लेकिन अब हम लोग यहाँ पर अपनी गार्ड स्क्वाड का क्या करेंगे, हमें भी यहाँ पर अपने लिए गार्ड्स चाहिए होंगे ना, और साथ ही तुम्हें अपने लिए यहाँ पर पर्सनल गार्ड्स भी चाहिए होंगे, तो तुम यहाँ पर किसको सिलेक्ट करोगे। तुम्हारा फर्स्ट यंग मास्टर उनसे कहता है कि मेरे जहन में कोई है जिसको मैं यहाँ पर हायर करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक पब का दिखाया जाता है, एक कसिनो का मालिक का दिखाता है जिसके पास दो ब्रदर्स होते हैं जो कि टकले दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों जुड़वा भाई होते हैं। और इसी के साथ ही हमारा फिश किंग जो होता है उसके सामने जाकर बैठ जाता है, तो वो लड़का उससे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो, क्या तुम में ली जी नियोन ही हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि माँ ली जी नियोन यहाँ पर क्या लेने के लिए आया, क्या वो यहाँ पर इस बंदे से बात करके यानी कि इस कसिनो के मालिक से बात करके अपने लिए गार्ड्स को हायर करने वाला है या फिर इसे यहाँ पर अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर हायर करेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस अ फिश किंग के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर वो सीन दिखाया जाए जिस दिन यहाँ पर माँ ली जी नियोन घर वापस आता है, तो वाइस कैप्टन के साथ वो चलता हुआ जा रहा था। तो के साथ ही वो वाइस कैप्टन से कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने खाना खा लिया। तो वो कहता है कि नहीं वाइस कैप्टन, मैंने अभी तक यहाँ पर खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा काम करना था, इसी वजह से मैंने खाना नहीं खाया। तो इस तुम्हारा जंग मास्टर से कहता है कि वाकई में तुमने खाना नहीं खाया। फिर साथ ही वहाँ पर वो साइड की तरफ देखता है तो वहाँ पर लड़के जो होते हैं जो ओयंग जू फैमिली की तरफ से होते हैं वो लोग वहाँ पर बैठे लगा रहे होते हैं, जबकि हमारे गार्ड्स जो होते हैं वो पहरा दे रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि ये बेकार लड़के यहाँ पर बैठे बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं और कोई काम भी नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर हमारे पास से इतना ज्यादा पैसा ये लोग ले जाते हैं लेकिन इसके बावजूद ये लोग काम नहीं करते, यानी सैलरी ने टाइम पर मिलती है और साथ ही हमारे पास से एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लेते हैं। मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को यहाँ पर से निकाल देना चाहिए। और फिर ऐसा ही होता है, वो ओजंग जू को मार डालता है, उसके बाद उन लोगों को वहां पर से निकाल देता है। तो लेकिन अब यहाँ पर इनकी जगह को फिल करने के लिए उसे कोई चाहिए होता है, तो इसी के साथ ही वो उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है, कासिनो के बाहर पहुंचता है। तो कसिनो के अंदर काफी ज्यादा रश लगा होता है, सभी लोग वहां पर गेम्स खेल रहे होते हैं। जब किसी के साथ जैसे हमारा यंग मास्टर वहां पर पहुंचता है तो वो सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखो तो यहाँ पर मर्चेंट ग्रुप का पूछो वो लड़का फिर से आ गया है, ये लड़का फिर से यहाँ पर मार खाने के लिए आया है। पहले भी यहाँ पर बहुत सारा पैसा लुटा कर जाता है और उसके बाद मार भी खाता है और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां इसके आसपास घूमती रहती है क्योंकि इसके पास ढेर सारा पैसा है। तो ली जी नियोन उन सभी की बातें सुनने के बाद आगे की तरफ चला जाता है और कहता है कि ये सभी लोग तो यहाँ पर इस लड़के के बारे में बातें कर रहे हैं। और जैसे ही वहां पर वो बॉस के ऑफिस की तरफ जाता है तो वहां पर बाहर एक लड़का खड़ा होता है। तो जैसे ली जी नियोन वहां पर पहुंचता है तो वो उसे कोनी मारते हुए कहता है काफी अरसे के बाद तुम वापस आए हो यंग मास्टर, तो इस बार क्या तुम यहाँ पर कोई बड़ी गेम खेलने वाले हो। उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम यहाँ पर हर बार की तरह हार कर तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। फिश किंग उस मोटू से कहता है कि मेरी बॉडी को अपनी गंदी बॉडी के साथ टच मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे मोटे बंदे की ग्रीस को अपनी बॉडी के साथ लगता हुआ नहीं देख सकता। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मुझे ये कहने की, जब किसी के साथ ही उसे कहता है कि जल्दी से मेरे लिए दरवाजा ओपन करो। और साथ उसके लिए वहां पर दरवाजा ओपन किया जाता है, वो अंदर आ जाता है। तो जैसे ही वो अंदर आता है तो वहां पर सामने बॉस बैठा होता है और उसके साथ उसके दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े होते हैं। तो बॉस जिसका नाम यहाँ पर पॉइजनस फॉक्स चुल म्योंग हो होता है। तो म्योंग हो जो है हालांकि यहाँ पर इसका बचपन का दोस्त है, तो उसे कहता है देखो देखो कौन यहाँ पर आया है, क्या तुम वाकई में मेरे वही दोस्त हो, क्या तुम वाकई में वही हो यानी कि फर्स्ट यंग मास्टर ली जी नियोन हो। साथ ही वो अपने जुड़वा से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या इसे वेलकम नहीं करोगे। वो दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वो भी उसे वहां पर वेलकम करते हैं। दोनों का नाम जो होता है एक का नाम जिनबो होता है और एक का नाम म्योंगबो होता है। तो इसी के साथ ही हमारा बॉस जो होता है उन लोगों से कहता है कि चलो ठीक है तुम लोगों ने यहाँ पर इसको ग्रीट करते हैं लेकिन कुछ ज्यादा बुरे तरीके से ग्रीट किया, तुम लोग यहाँ पर इसे वेलकम यंग मास्टर भी कह सकते थे या फिर कुछ और भी कह सकते थे। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बताओ कि क्या करने के लिए आए हो। तो इसी के साथ हमारा यंग मास्टर उसके सामने आकर चेयर के ऊपर बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने पुराने दोस्त को देखने के लिए आया हूँ, मैं ये देखने के लिए आया हूँ कि मेरा दोस्त कैसा है। और साथ ही वहां पर वो अपनी बैकलैश मेमोरीज में देखता है कि हालांकि ये दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और बचपन से ये दोनों एक दूसरे को अपने आप को दोस्त एक दूसरे को अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कमीना म्योंग हो जो है ये हमेशा इसे यूज करता आया, हमेशा इसके पास से पैसे एंडता आया और हमेशा यहाँ पर इसे बुरी तरह से ट्रीट करता आया है। और कितनी बार ये इससे मार भी खा चुका है, लेकिन इसके बावजूद जब यहाँ पर ये इस बेचारे को दोस्त कहता था उसके बाद ली जिनहो जो था वो यहाँ पर इसके सामने फिर से पिघल जाता था। इसी के कैसीनो में आकर वो गेम्स खेलता साथ ही लड़कियों के साथ एंजॉय करता था, इसी वजह से उसने कभी यहाँ पर इसको अपना
अपना दुश्मन मानना ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर सच्ची बताऊं तो ये कमीना कभी भी यहाँ पर दोस्त होने के लायक भी नहीं है। तो इसी के साथ ही म्योंगहो जो होता है अपने पास से वहाँ पर पैसों की थैली निकाल कर उसके सामने करता है और कहता है कि तुम काफी वक्त के बाद यहाँ पर आए हो, अब तुम्हारी सेहत भी काफी ज्यादा ठीक लग रही है, जाओ जाकर एंजॉय करो, गेम्स खेलो। और साथ ही वो सोच रहा था कि एक बार ये सारे पैसे हरा दे तो इसके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा और उसके बाद मैं इसके पास से वसूली करूंगा, मैं इसके पास से डेब्ट कलेक्ट करूंगा। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे वापस आने पर तुम्हारे ग्रुप के लोग तो काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन क्या उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर कोई बड़ी रकम दी या फिर नहीं। लेकिन हमारा फिश चिकिंग उस आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। तो इसी के साथ ही म्योंगहो से कहता है कि तुम यहाँ पर चुपचाप क्यों बैठे हो कमीने, कहेंगे तुम यहाँ पर मेरी बात को सुन भी रहे हो या फिर नहीं। जबकि हमारा फर्स्ट जंग मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ सोच रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो इसी के साथ फिश किंग कहता है कि मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं यहाँ पर इसको मार डालूं या फिर ना मारूं। कि मुझे इसके पास जो चाहिए वो मुझे ये नहीं बल्कि मुझे इसके ट्विन ब्रदर्स चाहिए। ये दोनों जो इसके पीछे खड़े हैं ये दोनों असली खजाना है। इन दोनों को मैं अपने लिए यहाँ पर अपने सेक्टर के अंदर गार्ड्स बनाकर लेकर जाऊंगा। इस कमीने के नीचे तो दोनों यहाँ पर अपनी जिंदगी को बैंडेड्स की तरह गुजार रहे हैं, यानी थग्स की गुंडू की तरह गुजार रहे हैं। जो भी यहाँ पर म्योंगहो उनको करने का कहता है वो कर देते हैं, जिसको पीटने का कहते हैं वो पीट देते हैं। इन दोनों की वजह से तो म्योंगहो आज तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाया है, क्योंकि दोनों यहाँ पर बिल्कुल वॉरियर्स की तरह और किसी को भी म्योंगहो के करीब भी नहीं आने देते। तो इसी के साथ ही फिश किंग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया। तो बॉस से कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या डिसाइड कर लिया। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि तुम अपनी वॉल्ट की चाबी मुझे दोगे। तो ये बात सुनने के बाद म्योंगहो से कहता है कि हैं तुमने यहाँ पर क्या कहा, लगता है कि मैंने यहाँ पर गलत सुना है या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने यहाँ पर ये कहा कि तुम्हें यहाँ पर मेरे पैसे चाहिए, या फिर तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें अपने खजाने के रूम की चाबी दे दूं। तुम्हारा फर्स्ट जंग मास्टर से कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए बल्कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पूरे वॉल्ट की चाबी चाहिए, यानी कि वहां पर जो कुछ भी पड़ा है वो सब कुछ मुझे चाहिए। और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास से ये सब कुछ डिमांड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम दोनों यहाँ पर थे हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे। तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया हुआ था लेकिन असल में तुम मुझे लूट रहे थे। इतने सालों तक मैं यहाँ पर आकर गेम्स खेलता रहा और यहाँ पर इतना सारा पैसा हार कर गया हूँ, जबकि इतना पैसा तुमने वैसे मुझसे छीन लिया। और कितनी बार तुमने मुझे बुरी तरह से पीटा था और उसके बाद मेडिकल बिल्स वो सब कुछ कवर करने के लिए मुझे यहाँ पर जितना पैसा चाहिए वो सारे का साथ तुम्हारी वॉल्ट के अंदर है। अब अपनी वॉल्ट की चाबी मुझे दो ताकि मैं तुम्हारा खजाना यहाँ पर से लेकर जा सकूं। और मुझे लगता है कभी भी यहाँ पर हमारा हिसाब कुछ बाकी रह जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद म्योंगहो आगे ससना शुरू कर देता और कहता है कि तुम तो वाकई में पागल हो गए हो। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर अपना इलाज करके वापिस आए हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर पागल होकर वापिस आ गए हो। और इसी के साथ म्योंगहो से कहता है कि कमीने कहीं कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर मेरी वॉल्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नियांग्स पड़े हुए हैं या फिर कैश पड़ी हुई है, बल्कि वहां पर गोल्ड और ज्वेलरी पड़ी हुई है, वहां पर बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स पड़े हुए हैं, वहां पर बहुत ही खास खास चीजें पड़ी हुई हैं जो कि काफी ज्यादा महंगी हैं। फिर साथ ही वो आके बढ़ता और गुस्से के साथ उसे कहता है लेकिन उस रूम के अंदर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और मैं यहाँ पर तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाला। अगर तुम यहाँ पर मुझसे कुछ पैसे उधार लेना चाहते हो तो ब्याज पर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर कहो कि तुम्हें वॉल्ट की चाबी दे दो तो फिर उठकर दफा हो जाओ यहाँ पर से। और ऊपर से तुम यहाँ पर मुझे इग्नोर किए जा रहे हो, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर मेरी बातों को ठीक से सुन नहीं रहे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें एक मरीज समझकर तुम्हारे पर तरस खा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर बस बहुत हो गया। तुम यहाँ पर इस तरह इग्नोर करते रहे तो फिर मैं तुम्हें 5 दे मारूंगा और तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर चुका हूँ। और साथ ही वो गुस्से के साथ कहता है कि जरा गौर से देखो, लगता है कि तुम पागल हो गए हो, मेरे चेहरे की तरफ देखो, ली जिन योन, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। लेकिन हमारा फर्स्ट जंग मास्टर जो होता है आगे से कुछ भी नहीं बोलता। तो उसी के साथ ही वो थक कर पीछे हटता है। साथ ही अपने ट्विन से कहता है कि युंगबो आप जल्दी से आगे बढ़ो और इस कमीने को पीटो। इसे तब तक पीटना है जब तक ये अपने इस एटीट्यूड को छोड़ नहीं देता। तो वो कहते हैं जी सर। और इसी के साथ वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक जाकर उसके बाजू में हाथ डालता है, साथ ही सर को पकड़कर ग्राउंड के ऊपर दबाने लगता है। जब किसी के साथ फिश किंग कहता है क्या सीरियसली, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये करना चाहते हो? और इसी के साथ ही वो उसका बाजू पकड़ता है और उसे कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर खुद पहले मेरे पर अटैक किया तो फिर मैं भी तरस नहीं खाऊंगा। तो हमारा फिश किंग जो होता है वहां पर से जिम्बू का हाथ पकड़ता है और उसे उठाकर वहीं पर घुमाकर पटककर पीछे वाली दीवार के साथ मारता है। और वो जाकर दीवार के साथ टकराता है तो दूसरी तरफ से युंगबू भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे पंच मारता है। लेकिन वहीं से हमारा फिश किंग नीचे की तरफ झुकता है और उसके अटैक को अवॉइड करने के बाद वहीं से पीछे की तरफ घूमकर उसके पांव के ऊपर किक दे मारता है। और जैसे ही वो उसके पांव पर किक मारता है तो उस बेचारे की टांग की हड्डी टूट जाती है। उसकी टांग की हड्डी तो टूटती है और वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो हमारा फिश किंग कहता है कि जरा गौर से देखो, ये दोनों फिर से उठकर खड़े हो रहे हैं। यही तो इन दोनों की खास बात है, इन दोनों को यहाँ पर पेन महसूस नहीं होता। मैंने यहाँ पर एक की टांग की हड्डी तोड़ दी और दूसरे की मैंने बाजू को डिसलोकेट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद दोनों को यहाँ पर बिल्कुल ना डर महसूस हो रहा है ना ही दर्द महसूस हो रहा है। ये बिल्कुल यहाँ पर रोबोटिक मशीन्स की तरह हैं। जब तक यहाँ पर जिंदा है तब तक फाइट करते रहेंगे। इसी वजह से तो मुझे ये चाहिए और जिस कमीने म्योंगबो के पास तो ये बिल्कुल बेकार है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा फिश किंग यहाँ पर इन दोनों जुड़वा को लेकर जा पाएगा या नहीं।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस अ फिस्ट किंग के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फिस्ट किंग जो होता है वहां पर एक जुड़वा की टांग तोड़ देता है और दूसरे जुड़वा का कंधा डिसलोकेट कर देता है, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट जंग मास्टर कहता है कि मुझे यही तो चाहिए इनके लिए, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और इसी के साथ ही दोनों जैसे वहां पर आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करते हैं। तो फिस्ट किंग जो होता है उनके बीच से वहां पर गायब हो जाता है। वो दोनों इस बात से काफी हैरान होते हैं कि वो कहाँ पर चला गया। तो फिस्ट किंग उनके पीछे पहुंच जाता है और पीछे पहुंचने के बाद साथ इन दोनों के सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर तुम दोनों की बॉडी को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम दोनों की जरूरत है। और साथ ही वो उन दोनों के सर वहां पर टकराता है, दोनों को वहां पर सर टकराकर बेहोश कर देता है। दोनों के सर टकराने के बाद दोनों बेचारे वहीं पर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब चुपचाप यहीं पर ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो तब तक जब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे बॉस को अच्छी तरह से पीट कर उसे मना नहीं लेता। फिर साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम बचे हो। तो म्योंगहो से कहता है कि ये क्या यहाँ पर हुआ क्या। फिर साथ ही वो भी समझ जाता है कि अब उसे भी यहाँ पर मार पड़ने वाली है। तो फिस्ट किंग उसे कहता है कि म्योंगहो तुम तो यहाँ पर मेरे दोस्त हो ना, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा घबरा क्यों रहे हो, और तुम्हें तो यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए जबकि हम लोग यहाँ पर दोस्त हैं। तो म्योंगहो से कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स कब से सीख ली, मैं तो यहाँ पर यही सोच रहा था कि तुम रिकवर करने के लिए उस विला के अंदर गए हो, तुम्हें घर से दूर भेजा गया था ताकि तुम जल्दी से ठीक होकर वापस आ सको, लेकिन तुम तो मार्शल आर्टिस्ट बनकर वापस आ गए हो। तो वो उसे कहता है कि म्योंगहो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सारी बात की समझ आ चुकी है, इसी वजह से तुम अब यहाँ पर नौटंकी करना चाहते हो। और साथ ही उसके हाथ में नाइफ देखता है कि म्योंगहो ने अपने पास नाइफ निकाल लिया होता है और वो कहता है कि मेरे करीब मत आना वरना मैं इस नाइफ के साथ तुम्हारी जान ले लूंगा और मैं तुम्हें वाकई में मार डालूंगा। और तुम्हें यहाँ पर ये पता ही होगा कि मैं कितना ज्यादा सीरियस होता हूँ जब मैं इस तरह की बात करता हूँ। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बुरी तरह से मार खाने वाला हूँ। अगर मैंने इस लड़के को यहाँ पर नहीं मारा तो फिर मैं मरूंगा, क्योंकि इसने यहाँ पर मेरे दोनों ट्विंस की हालत बुरी कर दी है। फिर साथ ही वो कहता है कि चाहे जो भी हो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि हमेशा पहली स्ट्राइक करने वाला ही जीतता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर जो होता है वहीं पर से टेबल उठाकर उसके मुंह पर दे मारता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि फर्स्ट स्ट्राइक वाला हमेशा जीतता है, हमेशा सेकंड स्ट्राइक वाला जीतता है। और साथ ही वहां पर उसे सर से पकड़ता है और उसे कहता है अब यहाँ पर देखना सेकंड स्ट्राइक वाला कैसे जीतेगा। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी थंडर पावर को रिलीज करता है। जब वो थंडर पावर को रिलीज करता है तो उसे वहां पर जोरदार बिजली का झटका लगता है। तो म्योंगहो वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कमीने कहीं कि ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। तो बाहर जो मोटू गार्ड होता है वो भी कहता है कि मुझे लगता है कि आज तो यहाँ पर वाकई में बॉस मरेगा, अगर बॉस यहाँ पर मरेगा तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जब किसी के साथ अंदर का सीन दिखाता है कि बिजली का झटका लगने के बाद म्योंगहो जो होता है वो काफी ज्यादा सुस्त पड़ जाता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ क्या किया है। तो हमारा जो फिस्ट किंग होता है वहां पर उसे कहता है कि अब जल्दी से उठ जाओ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर होश में हो, मेरे सामने बेहोश होने की नौटंकी मत करो। और इसी के साथ ही वो उठने की कोशिश करता है। फिर साथ उसे कहता है अच्छा ठीक है बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। साथ ही वो सोच रहा था कि अब जबकि मुझे पता चल चुका है कि मैं इसे हरा नहीं सकता तो फिर इसे कुछ पैसे देकर अपनी जान छुड़वा लेता हूँ, क्योंकि हाँ मैंने यहाँ पर इसके साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी किया, मैंने इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता रहा हूँ। आज से पहले तो मैं यहाँ पर इसे कितनी बार पीट चुका हूँ और आज यहाँ पर फाइनली इसकी बारी है। मुझे लगता है अगर मैंने यहाँ पर इसके साथ कुछ भी बुरा किया तो फिर ये बदला लेने के लिए मुझे जान से भी मार सकता है। लेकिन साथ ही यहाँ पर वो कहता है कि मैं अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड यूज कर सकता हूँ। और वो साथ ही वहां पर खुश होकर उसे कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम्हें मुझसे जो चाहिए तो मुझे कह सकते हो, तुम्हें यहाँ पर मुझे पीटने की जरूरत नहीं थी, तो बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो हमारा फिस्ट किंग उसे कहता है क्या वाकई में तुम मुझे कुछ भी दोगे। तो वो कहता है कि हाँ वाकई में तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ, हम तो यहाँ पर दोस्त हैं और दोस्तों में ये छोटी मोटी जो तकरार है वो तो चलती रहती है, छोटी मोटी मारपीट तो होती रहती है, दोस्तों का रिलेशनशिप इसी तरह बहुत ज्यादा खास होता है। तो फिस्ट किंग उसे कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर मुझे अपना दोस्त कहते हो और मुझे लगता है कि हम लोग वाकई में बचपन के दोस्त हैं। और इसी के साथ ही वो भी काफी ज्यादा खुश रहता है। म्योंगहो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया, क्योंकि जब भी कोई इसे कहता है कि ये इसका दोस्त है तो उसके बाद ये काफी ज्यादा नरम पड़ जाता है, हमेशा से इस तरह से आगे से लट्टू हो जाता है। म्योंगहो जल्दी से आगे बढ़ता है, उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम बीमार थे और बीमारी के बाद यहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आए, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे पास होना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर देना, अब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग दोस्त नहीं है बल्कि हम लोग तो यहाँ पर ब्रदर्स हैं। और इसी के साथ ही दोनों ट्विंस भी उठ जाते हैं और वो दोनों जुड़वा से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ, आकर इसे ग्रीट करो, आज के बाद से तुम लोग यहाँ पर इसे बिग ब्रदर कह के पुकारोगे, क्योंकि आज के बाद से तुम्हारा बिग ब्रदर है। वो दोनों ही जो होते हैं वहां पर उसे बिग ब्रदर कहकर पुकारते हैं और साथ उसे कंग्रेचुलेट भी करते हैं कि आज के बाद उनका बिग ब्रदर बन गया। तुम्हारा फिस्ट किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये हुई ना बात, अब जबकि इसने खुद यहाँ पर इन दोनों को मेरा जूनियर ब्रदर बना दिया तो फिर मैं इस बात को यूज कर सकता हूँ।
तो फिश किंग जो होता है उन दोनों से कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम दोनों ने जहाँ पर मुझे अपना बिग ब्रदर मान लिया, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब तुम लोग जहाँ पर किसी को अपना बिग ब्रदर मान लेते हो तो वो सारी जिंदगी के लिए होता है, यानी कि तुम उसके हर एक ऑर्डर को फॉलो करते हो। क्या ऐसी बात है? तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ ऐसी बात है। जबकि हमारा म्योंगो जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर खामोश क्यों बैठे हो, ठीक है उसे कहो कि हाँ तुम हमारा बिग ब्रदर हो। और वो दोनों कहते हैं कि हम लोग आज के बाद से बिग ब्रदर को सर्व करेंगे, तुम जो भी कहोगे हम तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। म्योंगो कहता है कि हाँ बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। फिर साथ ही फिश किंग जो होता है वो उन दोनों से कहता है कि ठीक है अब तुम दोनों यहाँ पर से बाहर चले जाओ, हम दोनों को यहाँ पर आपस में फाइट करनी है और दोनों को आपस में डिसाइड करना है कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर तुम्हारा असली बिग ब्रदर बनेगा, जो कि यहाँ पर तुम्हारा मास्टर बन सके। इसलिए तुम दोनों बाहर जाकर वेट करो, जब जहाँ पर तुम्हारी बारी आएगी तुम्हें बुलाया जाएगा। तो म्योंगो बेचारा वहीं पर खामोश रहता है, जबकि वो दोनों जो होते हैं वहां पर से जाने लगते हैं। तो म्योंगो कहता है कि रुको जरा मेरी बात सुनो, लेकिन वो दोनों वहां पर से बाहर चले जाते हैं, जैसे कि उन्हें पहले से पता हो कि यहाँ पर कौन इस फाइट को जीतने वाला है। तो ये कहता है कि कमीने कहीं के मुझे छोड़कर बाहर चले गए। तुम्हारा फिश किंग जो होता है वहां पर उसे कहता है कि म्योंगो आप यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस बात को डिसाइड करना होगा। मैंने यहाँ पर उन बच्चों को बाहर भेज दिया, लेकिन अब मुझे यहाँ पर बताओ कि क्या तुम यहाँ पर बिग ब्रदर बनना चाहते हो या फिर मैं यहाँ पर उनका बिग ब्रदर बनूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने उन बच्चों को गलत रास्ते के पर चलाया, जिसकी वजह से वो दोनों यहाँ पर गुंडे टाइप के बन गए हैं। मैं उन दोनों बच्चों को अच्छी से जाकर ट्रेनिंग दूंगा और उसके बाद दोनों नादान बच्चे दोनों जुड़वा जो है वो मेरी देखरेख में रहेंगे और उसके बाद काफी ज्यादा फलेंगे फूलेंगे और काफी ज्यादा आगे भी बढ़ेंगे। तो म्योंगो उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ पर मेरे पास से मेरे वोल्ट को मेरे यानी कि मेरा पैसा लेने के लिए आए हो, लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि असल में तुम्हारा निशाना क्या था, असल में तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम यहाँ पर मेरे पास से कुछ भी लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, लेकिन प्लीज यहाँ पर इन दोनों जुड़वा को मेरे पास रहने दो। मैं इन जुड़वा को तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? अगर तुम चाहो तुम यहाँ पर मुझे जान से मार डालो, लेकिन जुड़वा को मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। हाँ फिश किंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुमने खुद ही यहाँ पर कहा कि मैं तुम्हें जितना पीटना चाहूँ पीट सकता हूँ। तो इसी के साथ ही वहीं पर से उसे किक मारता है और उसे कहता है कि बस यहाँ पर मार खाते जाओ। और जैसे वो उसे पहले किक मारता है वो उसे कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर दोस्त है ना, और दोस्ती में छोटी मोटी फाइट तो होती रहती है। फिर साथ ही वो उसे पंचेस मारना शुरू करता है, वो उसे बहुत सारे पंचेस मारता है, इतने पंचेस मारता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो सोच रहा था कि मैं वाकई में यहाँ पर मरने वाला हूँ। अगर मैंने इसकी बातें नहीं मानी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे वाकई में मार डालेगा। और उसके बाद माँ फिश किंग उसे कहता है कि तुम्हें और मार खानी है? तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर कहा ना कि मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा, इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे मारना मत। तो फिश किंग उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर इस बात के लिए मान गए, वरना मैं तुम्हें भी बहुत ज्यादा बुरी तरह से पीटने वाला था। और साथ ही हमारा फिश किंग उसे वहां पर उठाकर सामने दीवार की तरफ पटकता है, तो वो दरवाजा तोड़ते हुए बाहर जाकर उन दोनों जुड़वा के पास गिरता है। दोनों जुड़वा से कहता है कि बिग ब्रो क्या तुम ठीक हो? और इसी के साथ ही वो बेचारा वहां पर गिरा पड़ा होता है, कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे वाकई में अब यहाँ पर संन्यास ले लेना चाहिए। ये दोनों जुड़वा तो वो अपने साथ ले ही जाएगा और साथ ही मेरे वॉल्ट का सारा पैसा भी ले जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अब मेरा कसिनो भी यहाँ पर बंद होने वाला है। अब जबकि वो फाइट को हार चुका है तो वहां फिश किंग बाहर आता है और उनसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम इन्हें बताओ कि या मैं बताऊं। तो इसी के साथ ही म्योंगो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों जुड़वा को आज के बाद से फर्स्ट जंग मास्टर के पास जाना होगा। आज के बाद तुम ली जिनियोन को सर्व करोगे, वही तुम्हारा बिग ब्रदर है, वो जो तुम्हें कहेगा वही तुम्हें करना होगा। साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये दोनों ब्रदर्स जो हैं उसके साथ उसके मर्चेंट ग्रुप में जाकर काफी ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरे साथ तो यहाँ पर इस कैसीनो के अंदर इनकी लाइफ नहीं बनने वाली थी। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि इतने सालों से ये मेरे साथ थे तो कम से कम यहाँ पर एक दो बार तो ना बोलेंगे। लेकिन जैसे वो अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है तो वो दोनों जा चुके होते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अब बिग ब्रदर को सर्व करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 09 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे यहाँ पर कौन सा खतरा आने वाला है, क्योंकि ओजेंग क्लैन के लोग जो थे वापस जाकर अपने पीछे उनका जो बैकर सेक्टर है उसको जाकर सारी बात बताने वाले हैं कि ओजेंग जू मर चुका है। तो उसका बदला लेने के लिए अब यहाँ पर वो सेक्टर के लोग भी तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फिश किंग जो होता है वो म्योंगो को बुरी तरह से पीटता है। म्योंगो के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता वहां पर से अपने बार को छोड़कर जाने का, क्योंकि अब यहाँ पर उसके पास उसकी वॉल्ट की चाबी नहीं है। वो अपने कसिनो को भी छोड़ देता है, साथ उसके पास दोनों जो ट्विंस थे उन दोनों को भी वहां पर उसे हमारे फिश किंग को देना पड़ जाता है। तो वहां पर से खाली हाथ बाहर निकल आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर अपनी जिंदगी में बहुत ही बुरे काम किए होंगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पर मुझे ये सब कुछ मिल रहा है। अब जबकि मेरे पास दोनों ट्विंस भी नहीं है तो मुझे लगता है कि बाहर की दुनिया में पूरी तरह से अकेला होने वाला हूँ। तो म्योंगो जैसी वहां पर बाहर निकलता है तो बाकी के सभी लोग जो कि यहाँ पर जिनसे वो पैसे ऐंठ चुका है और अपने ट्विंस की वजह से हमेशा उनसे बच जाता था, वो सभी लोग यहाँ पर उसकी तरफ घूर घूर का देख रहे होते हैं और कहते हैं ये तो वही पॉइजनस फॉक्स म्योंगो है। म्योंगो हमारे पास से बहुत सारा पैसा लूट चुका है और आज हमारे पास यहाँ पर इसके एक मौका है, हम लोग यहाँ पर इसकी बुरी हालत कर सकते हैं और इसके पास अपना पैसा ले सकते हैं। क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा था कि वो मार खाकर कहीं से आया और साथ उसके पास उसके ट्विंस भी नहीं, और हमेशा जब ट्विंस उसके साथ होते थे कोई उसके करीब भी नहीं आता था। तो वो सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो म्योंगो
म्योंगो कहता है देखो तो जरा तुम सभी कमीने लोग, तुम्हें लगता है कि मेरे पास मेरे ट्विंस नहीं है जो तुम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से मुझे टारगेट कर सकते हो। मैं वेनम फॉक्स यानी पॉइजनस फॉक्स हूँ, तुम लोग यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं यहाँ पर सभी को लूटता हूँ, सभी लोगों को पीटता हूँ। और इसी के साथ ही वो सभी लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहता है कमीना कहीं का, देखो इसकी हालत देखो, कहीं से मार खा के आ, जहाँ पर हमें कह रहा है कि हमें पीटेगा। और सभी लोग वहां पर अपने अपने नाइफ निकाल लेते हैं, उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं आज तो हम लोग तुम्हें मार ही डालेंगे। जबकि म्योंगो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि सब कुछ यहीं पर खत्म होने वाला है, क्या मैं यहाँ पर इस तरह से मरने वाला हूँ। आज मुझे यहाँ पर एक दूसरा मौका मिलता और इस बार मैं यहाँ पर ली जिनियोन के साथ अच्छे से पेश आता। वो मेरा दोस्त था लेकिन इसके बावजूद मैं उसके साथ बुरा बर्ताव करता रहा। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर मां ली जिनियोन यानी फिश किंग बीच में आ जाता है और आकर उन सभी को एक पंच मारता है जिससे वो सभी लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो मां ली जिनियोन यानी कि मां फिश किंग उन सभी लोगों से कहता है कि तुम में से कोई भी अगर यहाँ पर म्योंगो के ऊपर अटैक करेगा तो उसे यहाँ पर मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा दोस्त और मेरे दोस्त को कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम में से कोई भी यहाँ पर इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्या तुम सभी लोगों को समझ आ गई? तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या, ये तो यहाँ पर यंग मास्टर और साथ ही वो लोग कहते हैं कि ये तो यहाँ पर से इसके कसीनो को लूट कर लेकर जा रहे हैं। और सभी लोग भागते हुए अंदर चले जाते हैं और कहते हैं कि जो बचा हुआ माल है हम लोग लूट लेते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर म्योंगो को बचा देता है। तो म्योंगो जो होता है वो वहां पर से चला जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से चले जाना चाहिए और जाकर कहीं पर काशी में जाकर संन्यास ले लेना चाहिए। जबकि मां ली जिनियोन जो होता है वहां पर से कुछ माल उठा लेता है, दोनों ट्विंस जो होते हैं उसके साथ चल पड़ते हैं और साथ ही वहां पर उन्होंने बॉक्सेस उठा रखे होते हैं। जबकि इसी के साथ एक ट्विन उसे कहता है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर म्योंगो को जान से नहीं मारा, हम लोग इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो मां ली जिनियोन उनसे कहता है कि मैं वैसे भी उसे जान से नहीं मारने वाला था, अगर यहाँ पर वो मेरा नकली दोस्त था लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कम से कम वो मेरा दोस्त तो था ही। और इसी के साथ ही वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों बच्चे मेरे साथ जाकर मेरी फैमिली के अंदर काफी ज्यादा बेहतर रहेंगे, जहाँ पर इन्हें अच्छा खाने को मिलेगा और अच्छा यहाँ पर मार्शल आर्ट्स भी सीख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर म्योंगो ने इन दोनों को शायद नौकरों की तरह रखा हुआ था। सभी लोगों को ये लगता है कि इन दोनों को बचपन में उसने खरीदा था, बचपन में इन दोनों को यहाँ पर खरीद कर उसने यहाँ पर बड़ा किया और उसके बाद से वो उसके लिए यहाँ पर थग्स की तरह यानी गुंडों की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन असल में मैं यहाँ पर कभी भी इंसानों के दिल को नहीं पहचान सकता। असल बात यह है कि ये दोनों यहाँ पर म्योंगो से प्यार करते थे, यानी कि म्योंगो की परवाह करते थे और उसे अपना बड़ा भाई समझते थे, इसी वजह से ये दोनों उसके साथ थे। लेकिन खैर अब यहाँ पर मेरी फैमिली में इजाफा हो चुका है, यानी कि अब मेरी फैमिली के अंदर 2 और मेंबर्स ऐड हो चुके हैं। जबकि यहीं पर दिखाते हैं कि एक लड़का जो होता है पिलर के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या ये वाकई में वही ली जिनियोन है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल। और इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है कुछ दिन के बाद का दिखाया जाता है। तो हमारा थर्ड ब्रदर जो होता है इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, अब जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ यहाँ पर फर्स्ट ब्रदर ही किए जा रहा है। पहले वो यहाँ पर बुरी तरह से मार खाया करता था, अब देखो वो यहाँ पर कल एक बार को लूट कर आया जहाँ पर से काफी सारा पैसा भी लेकर आया, साथ ही अपने साथ 2 बड़े बड़े टकले भी लेकर आ गया है। इतने बड़े बड़े टकले हमारी फैमिली के अंदर उसने यहाँ पर ऐड कर दिए है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्या मैं यहाँ पर बस चुपचाप बैठा रहूंगा? नहीं, मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला। फिर साथ ही वो कहता है कि अब वहां पर क्या हुआ है और साइड के ऊपर से घोड़ों की आवाज आती है कि कुछ कैरवान्स जो होते हैं उनकी फैमिली के अंदर आते हैं। तो एक कैरवान जो कि हमारा जो गार्ड होता है वो लेकर आता है, उसके अंदर काफी सारी मेडिसिन और जड़ी बूटियां पड़ी होती है। सेकंड ब्रदर वहां पर आता है और कहता है कि ये सारी की सारी बहुत ही कीमती जड़ी बूटियां, इन सभी को अंदर संभाल कर रखना, इन्हें नमी नहीं लगनी चाहिए ताकि ये खराब ना हो जाए। तो वहां पर सारे माल को चेक कर रहा था कि क्या सारे का सारा माल आ गया। तो थर्ड ब्रदर भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि ब्रदर यहाँ पर तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, ये सारी वो जड़ी बूटियां हैं जिनको खरीदने के लिए हमें दूसरे शहरों में जाना पड़े या फिर ये बहुत ज्यादा कीमती है, ये बहुत ज्यादा महंगी है, तुम इन्हें कहां से लेकर आए हो, क्या तुमने इन्हें ऑर्डर किया है? तो वो कहता है नहीं, फादर ने इन सभी को ऑर्डर किया है। तो इसी के साथ ही फादर भी वहां पर आ जाते हैं। तो सेकंड ब्रदर भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है फादर आपको इस तरह से बाहर नहीं आना चाहिए, अभी आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपको अंदर आराम करना चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं, मैंने काफी ज्यादा आराम कर लिया है। जबकि थर्ड ब्रदर उसे कहता है कि डैड जी बहुत ही कीमती जड़ी बूटियां और बहुत ही कीमती एलिक्सर्स हैं, क्या ये सारी की सारी आपने ऑर्डर की हैं? और साथ ही वो सोच रहा होता है कि लगता है कि फादर ने यहाँ पर सारी जड़ी बूटियां हमारे लिए ऑर्डर की हैं, क्योंकि इससे पहले मुझे काफी सारी जड़ी बूटियां और काफी सारे एलिक्सर्स मिल चुके हैं ताकि मैं अपनी मार्शल प्रोग्रेस को बेहतर बना सकूं। इसी के साथ ही फादर उसे कहते हैं ये तुम्हारे फर्स्ट ब्रदर के लिए, सारी की सारी उसके लिए। तो वो कहता है फादर यहाँ पर तो ढेर लगा हुआ है, क्या इतनी सारी जड़ी बूटियां वो खाएगा? आप यहाँ पर उसे इतनी सारी जड़ी बूटियां कैसे खिला सकते हैं? तो मेरे लिए इसमें से क्या है? तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे ब्रदर ने यहाँ पर कुछ दिन पहले कितना माल लेकर आया था और साथ ही वो यहाँ पर अपने साथ 2 बड़े बड़े टकले भी लेकर आया था और उसके बाद हम लोग उसके लिए इतना तो कर सकते हैं, उसने मार्शल आर्ट अभी सीखना शुरू किया है, तो इसी वजह से उसे यहाँ पर एक बेहतर बॉडी की जरूरत है जिसके लिए उसे एलिक्सर्स की जरूरत है।
तो फादर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने मर्चेंट गिल्ड को बचाने के लिए अपने जितने पुराने मर्चेंट दोस्त थे उन सभी लोगों को लेटर भिजवाया था और उनसे कहा कि हम लोग यहाँ पर बल्क में बहुत सारी मेडिसिन और जड़ी बूटियां खरीदने वाले हैं ताकि अपने मर्चेंट गिल्ड को दोबारा से रिवाइव किया जा सके। और जहाँ पर अपने मर्चेंट गिल्ड के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, हमारे मर्चेंट गिल्ड ने मेरी बीमारी की वजह से काफी कुछ सफर किया और मैं काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर वक्त आ चुका है, मेरा बेटा यहाँ पर इस सब को पूरी तरह से क्लीन अप करेगा। जैसे कि सबसे पहले उसने यहाँ पर गार्ड स्क्वाड कैप्टन ओयांग यू का खात्मा किया और उसके बाद अब यहाँ पर बाकी के सभी फैसले भी ठीक होने वाले हैं। तो वाइस कैप्टन उसे कहता है कि हाँ मास्टर, आपने बहुत ही अच्छा फैसला किया, जो आप यहाँ पर इतनी सारी जड़ी बूटियां उनके लिए लेकर आए हैं, जितना उनकी बॉडी बेहतर होगी उतना वो स्ट्रॉन्गर बनेगी और हमारा ग्रुप उतना बेहतर हो जाएगा। जबकि थर्ड कहता है लेकिन फादर मेरा क्या, तो उसे कहता है कि तुम्हारा क्या, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, अब तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास अब एक्स्ट्रा मनी नहीं बचा। तो बेचारा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ वहां पर अपनी तलवार पकड़कर ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। फादर ने साफ कह दिया है कि मुझे यहाँ पर एलिक्सर यहाँ पर जड़ी बूटियां नहीं मिलेंगी, सारी की सारी जड़ी बूटियां यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर के लिए हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, यार मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत क्यों नहीं है, उसे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, क्या मैं भी तो एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। और वो अपनी तलवार के साथ वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था और कहता है कमीने कहीं कि तुम वहां पर बीमार बिस्तर के पर पड़े रहते, कभी तुम वापिस ही नहीं आते, तो फिर आज यहाँ पर मुझे जड़ी बूटियां मिल रही होती। पता नहीं उस बीमारी की हालत में उस विला के अंदर तुम्हें ऐसी क्या जड़ी बूटी मिल गई है जिसको खाने के बाद तुम इतने स्ट्रॉन्गर हो गए हो। और जैसे वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था उसे पीछे से आवाज आती है, हमारा फिश किंग चलाकर उसे कहता है कि साइड के ऊपर हट जाओ। तो फिश किंग बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागता हुआ उसके पास से गुजर जाता है और बेचारा बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाता है। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि मैंने कहा भी था कि रास्ते से हट जाओ, और उसने अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा पत्थर लटका रखा होता है, उस पत्थर को खींचते हुए सामने की तरफ भाग रहा होता है। तो हमारा थर्ड ब्रदर कहता है कि क्या ये यहाँ पर एक वॉक करने के लिए निकला है, इतना भारी पत्थर अपने पीछे उठाकर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ये ट्रेनिंग कर रहा है। उसके वहां पर चले जाने के बाद वो कहता है कि मुझे भी यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा बढ़ाना होगा, मुझे पूरा दिन ट्रेनिंग करते रहना होगा ताकि मैं यहाँ पर अपने आप को साबित कर सकूं कि मैं यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर से बेहतर हूँ। तो अपनी तलवार उठाकर वो उन टेक्निक्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था जो कि वहां पर ओयांग यू ने परफॉर्म की थी। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तलवारबाजी सीख रहा हूँ, मैंने उसके मूव को वहां पर कॉपी किया, उसने कैसे वहां पर अपनी तलवार को यूज किया था, लेकिन अभी नहीं, अभी ये काफी नहीं है, अभी यहाँ फर्स्ट यंग मास्टर को हराने के लिए ये काफी नहीं है। तो वो वहां पर उसकी तलवारबाजी की टेक्निक को कॉपी कर रहा था, फिर साथ ही वो सोचता है कि फर्स्ट यंग मास्टर के पंच ने कैसे ओयांग यू को वहां पर ऊपर दीवार के साथ पटका दिया था, यानी उसके पंच के अंदर कितनी ज्यादा पावर थी। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट से संन्यास ले लेना चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही वहां पर हमारा फर्स्ट जंग मास्टर उसके सामने अपीयर होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतने निराश क्यों लग रहे हो। तो वो कहता है कि कमीने कहीं कि तुमने मुझे डरा दिया। फिर साथ ही उसे कहता है मेरा मतलब है बिग ब्रदर, तुमने यहाँ पर मुझे डरा दिया, तुम तो वॉक करने के लिए गए थे ना। तो वो कहता है कि हमें वॉक करने के लिए गया था, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हो और तुम यहाँ पर ओयांग यू की उस तलवारबाजी की टेक्निक को कॉपी कर रहे हो और तुमने काफी अच्छे से उसको यहाँ पर कॉपी भी कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कभी भी यहाँ पर बहुत सारी कमी है। तो क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहोगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा।